बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान ईशा अल्तमा और मैं हूँ मोहम्मद जुनैद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि आपकी सुबह खैरियत से गुजर रही होगी। नाज़रीन, शायद सर्दियाँ भी वेट कर रही थी कि बच्चों की मौसम सरमा की तातीलात ख़त्म हो और फिर वो पहुँच जाए, और पूरी ज़ोरों शोर के साथ नाज़रीन सर्दी आ चुकी है पाकिस्तान में और छोटे बड़े शहरों में, तमाम सूबों में इस वक्त शिद्दत के साथ ठंड की शिद्दत को महसूस किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। और अभी मेरे प्रोड्यूसर साहब मुझे आके पूछ रहे थे कि चित्राल जाने का कोई फ़ायदा हुआ, क्योंकि आजकल लाहौर यहीं पर चित्राल बन चुका है। तो ये बात बिल्कुल सच है। इस वक्त मौसम इतना सर्द हो चुका है कि लगता ही है कि अब लाहौर में भी बर्फबारी के मनाजर हमें नजर आएंगे, क्योंकि इतनी धुंध है। इसलिए आप मुहतात ट्रैवल कीजिएगा, बल्कि कोशिश कीजिएगा कि घरों तक महदूद रहें, बाहर ट्रैवल ना ही करना पड़े। लेकिन अगर फिर भी बहुत ज़रूरी हो तो मोटरवे के ऊपर आप पहले चेक कीजिएगा कि कोई एडवाइजरी जारी तो नहीं की गई, कहीं से मोटरवे बंद तो नहीं है। उसके बाद अब अपना सफ़र जो है वो तरतीब दीजिएगा। लेकिन जनाब, जो अच्छी खबर है वो ये है कि लाहौर के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म दे दिया गया है। और अब CEO एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की जानिब से जारी करदा जो वाज़ी नोटिफिकेशन है उसके अंदर बताया ये जा रहा है कि अब 19 को यानी कि मंडे को स्कूल दोबारा से स्टार्ट होंगे, जो कि 12 को होने थे। लेकिन अब नोटिफिकेशन जो नया आया है। अच्छा जुनैद, आप देख रहे थे कि बच्चे जो है ना उनके अंदर बड़ी वो चल रही थी। हाँ, परेशान तो थे, वो सर्दियों की छुट्टियां खत्म हो रही हैं, लेकिन अब एक बार फिर से नई लहर दौड़ गई है। एक्साइटमेंट नहीं थी, वो थोड़ा सा ना अपने पास से बहुत सारी वो क्या सराइयाँ लगा रहे थे कि अच्छा छुट्टियाँ मज़ीद एक्सटेंड होंगी या नहीं होंगी, अच्छा क्या होने वाला है। लेकिन फिर जब पोल शुरू हुआ, सुनी गया, हाँ पोल शुरू हुआ और उसके बाद लोगों ने अपनी राय का इजहार किया और लोगों ने कहा कि वो चाहते हैं कि उनके बच्चे घरों में सुकून करें। तो एजुकेशन सिस्टम जो है ना वो बहुत परेशान हो चुका है इससे, क्योंकि जो तमाम तालीमी इदारे हैं वो ये कहते हैं कि हमारा जो बच्चों को सिलेबस कंप्लीट हमने करवाना था उसका हर्ज हो रहा है। हाँ, लेकिन बहरहाल अच्छा फैसला है। मौसम की मुनासबत से खिलाफ वर्जी की सूरत में कहा यह जा रहा है कि मुतल्लिका स्कूल इंतजामिया के खिलाफ सख्त कानूनी और तादीबी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो सबको इस पर अमल करना होगा और इस मकसद के लिए खासतौर पर टास्क दी गई है असिस्टेंट और डिप्टी एजुकेशन अफसरान को कि रोज़ाना की बुनियाद पर आपने चेक करना है, स्कूलों की मॉनिटरिंग करनी है और उनको हिदायत भी जारी कर दी गई है। इसी तरह से लाहौर भर में कम अज़ कम ये जो स्कूलों की कड़ी निगरानी का फैसला करते हुए इस नोटिफिकेशन पर नाज़रीन फौरी और मौसर अमल दरामद यकीनी बनाने की ताकीद की गई है। अच्छा, इसमें जुनैद माएँ नाला भी नजर आती हैं। वो कहती हैं कि स्कूल की छुट्टियां तो उन्होंने मजीद बढ़ा दी हैं, लेकिन जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसमें साथ साथ अब माओं की क्लासेस भी शुरू होने जा रही हैं, क्योंकि माओं को भी 9 to 5 अब साथ। लेकिन बहरहाल ये ज़रूरी भी है मौसम की शिद्दत की वजह से, बजाय इसके कि आप खुदा न खास्ता अपने बच्चों को बीमार कर बैठें। बेहतर है कि अभी एक हफ्ता तो हम ये हुकूमत की तरफ से SOPs हैं, लेकिन इसके बाद कितनी ठंड रहती है, उसमें कितना इजाफा होता है और जो क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं, मेरे ख्याल में हमने अपने जो पैटर्न्स हैं वेकेशंस के, चाहे वो विंटर्स वेकेशन हो, समर वेकेशंस हो, उन्हें भी रिविजिट करने की ज़रूरत है और क्लाइमेट चेंज के मुताबिक इन्हें रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं और आज की टॉप 5 स्टोरीज़ की तरफ आते हैं नाज़रीन, जिसमें सबसे पहले हम जिक्र करेंगे ईरान का। वहाँ पर इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। 2 हफ्ते से जारी मुजाहरों में कहा जा रहा है कि 200 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। कशीदगी अब भी बरकरार है। तो सदर ट्रंप का ईरान में गैर फौजी अहदाफ निशाना बनाने पर गौर किया जा रहा है। अमेरिकी मीडिया की तरफ से ये रिपोर्ट सामने आ रही हैं, लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? क्या अमेरिका इसी वक्त के इंतज़ार में था कि कब ईरान के हालात ख़राब हों और वो धावा बोल दें? इन तमाम पहलुओं का जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम में। उसके बाद बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुल्तान सुल्तान्स की भी नीलामी का फैसला कर लिया है। PDMA ने 16 जनवरी तक शदीद सर्दी का भी इंदिया जारी कर दिया है। बिल्कुल, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुल्तान सुल्तान्स की नीलामी का फैसला किया है। तीसरा T20 पाकिस्तान हदफ पाने में नाकाम, श्रीलंका फतहयाब, सीरीज़ बराबर हो गई है। क्रिकेट में क्या चल रहा है और क्या आगे आने वाले अहदाफ के लिए हमारी टीम पूरी तरह से तैयार है, इस पर बात होगी। और फिर बात होगी PDMA की, जिसने 16 जनवरी तक सर्दी की शिद्दत से मुतल्लिक अलर्ट जारी किया है। ये अलर्ट क्या 16 जनवरी तक होगा या इसके बाद भी होगा? किन किन इलाकों में, किन किन सूबों में, किन किन अजला में कितनी शिद्दत के साथ ये सर्दी पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले सकती है, उसके लिए क्या क्या एहतियात होनी चाहिए और क्या हुकूमती एडवाइजरी पर अमल करना कितना ज़रूरी होगा हम सब के लिए, इस पर भी बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे सर्दी की शदीद लहर दमे के मरीजों के लिए इंतहाई खतरनाक। पाकिस्तान की आबादी का तकरीबन 7% हिस्सा
दमे का शिकार है। वजूहात क्या, किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है और किस तरह से इन मरीजों को नॉर्मल जिंदगी की तरफ लाया जा सकता है, इस सर्दी के अंदर इस पर भी तफसील से बात की जाएगी। बिल्कुल, और पाकिस्तान की आबादी का तकरीबन 7% हिस्सा है जो कि दमे का शिकार है, ये रिपोर्ट बता रही है। ये वो आदाद-ओ-शुमार हैं जो रिपोर्ट हो चुके हैं और कितने लोग इससे मुतासर होते हैं, एहतियात क्या होनी चाहिए, सद्देबाब क्या है, इस पर बात करेंगे। और फिर आखिर में आपका फेवरेट सेगमेंट होगा सितारों की रोशनी में आपका ये हफ्ता कैसा गुजरने जा रहा है। क्योंकि हम अपनी एक प्लानिंग करते हैं, एक हमारी प्लानिंग होती है, एक अल्लाह की प्लानिंग होती है, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि हमें अपने मिजाज को देखते हुए, अपने सराउंडिंग को देखते हुए क्या डिसीजंस लेने हैं। तो हम अब आ जाते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब और बात करते हैं कि शहरी जो है वो सर्दी की शिद्दत को महसूस कर पा रहे हैं, और इसके साथ ही क्योंकि सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है तो साथ ही लकड़ी और कोयले की कीमतों में भी नुमाया हम देख रहे हैं इजाफा देखने को मिल रहा है। शहरियों के लिए मुनासिब मिकदार में ईंधन खरीदना भी अब मुश्किल हो चुका है। बताया ये जा रहा है कि 50 किलो जो लकड़ी है वो उसकी कीमत बढ़ा दी गई है, फिर उसके बाद 60 किलो अगर है तो 1 किलो लकड़ी की कीमत 50 से 60 रुपए बढ़ा दी गई है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये कोयला वो भी उसकी कीमतें भी हम देख रहे हैं 150 रुपए, 140 से 150 रुपए के दरमियान फरोख्त किया जा रहा है। तो आम शहरी आखिर कहाँ जाएं? वो खरीदें तो फिर क्या खरीदें? वो अपने लिए अगर ईंधन भी नहीं खरीद पा रहे अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए, तो फिर उनका परेशान हाल क्या होगा? बिल्कुल, और आम शहरी की पहुंच से बाहर हो चुका है। एक आम शहरी के लिए हिद्दत का सामान बहुत ही महंगा हो चुका है। गैस पहले दस्तयाब नहीं है, नायाब है, एलपीजी भी महंगी है, और दुकानदार कहते हैं कि सप्लाई में कमी और बढ़ती मांग की वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। अरीबा हमारी नुमाइंदा, और उनसे जानते हैं अरीबा आफ्ताब क्या बता रही हैं, दुकानों पे सूरत हाल क्या है, लोग कितने परेशान हैं। अरीबा बताएगा कि कितना इजाफा हो चुका ईंधन की कीमतों में, लकड़ी हो, कोयला हो, दीगर जो चीज़ें हैं, और फिर उसे लोग और मामलात ज़िंदगी उनके कितने मुतासर हो रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे जैसे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है वैसे वैसे जो लकड़ियों और कोयलों की कीमतें भी आसमान को छूने लगी। आखिर गरीब और मतवस्त तबका जाए तो जाए कहाँ। हमारे साथ यहाँ पर शहरी भी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जी सर, बताइएगा किस तरह आप सर्वाइव करें और क्या लेने आए हैं आप यहाँ पे? मैं यहाँ पे कोयला लेने आया था, लेकिन कोयले के रेट जो उनसे आसमान को छू रहे हैं। तकरीबन 140 से 150 रुपये रेट ये बता रहे हैं। कोयले का रेट होना चाहिए मैक्सिमम भी 60 से 70 रुपये किलो होना चाहिए, क्योंकि ये मौसम में सर्दी में आके ये कोयलों का रेट गवर्नमेंट को चाहिए कि इन पे भी नोटिस लिया जाए इस चीज़ का भी। लकड़ी जो सी है वो 60 से 50 रुपये किलो बिक रही है। खुश्क लकड़ी जो सी है वो हमारे से दूर हो गई है, यानी कि हम नहीं ले सकते इस चीज़ की। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना कि जो लकड़ी की कीमत है वो 50 रुपये किलो और जो कोयले की कीमत 140 से 150 बताई जा रही है। और शहरियों का भी यही कहना है कि इस महंगाई के आलम में जहां पर जो महंगाई है हमारी कमर तोड़ रही है, वहीं दूसरी जानिब सर्दी के मौसम में कोयला और जो लकड़ी है वो रोज़मर्रा की बुनियादी ज़रूरत बन चुकी है। अब वो भी पूरी करना मुश्किल है। जी, बुनियादी बन चुकी है ये लकड़ी, ये कोयला, लेकिन इसकी कीमतें इसकी भी बढ़ती चली जा रही हैं। जैसी मांग में इजाफा हुआ वैसे ही हमने देखा कीमतों में भी इजाफा हो गया। बहुत शुक्रिया, अरीबा हमारे साथ मौजूद थी। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं खेल के मैदान की। हम देख रहे हैं कि 8 टीमें बनाई गई थी और 8 टीमों की बिडिंग इतनी अच्छी हुई है कि उसके बाद अब मजीद एक टीम का इजाफा कर दिया गया है। मुल्तान सुल्तान की भी बिडिंग में शामिल कर दिया गया है। ओपन बिडिंग इसकी भी की जाएगी। लगता यह है कि बिडिंग इतनी शानदार रही है कि जिसके बाद अब मुल्तान सुल्तान को भी बिडिंग का हिस्सा बनाया जा रहा है। उसको भी सेल आउट करने का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला कर लिया है। लेकिन जो कल मैच में शिकस्त हुई है वो काफ़ी तकलीफ दह साबित हुई है। पाकिस्तान में जहां पर कुछ अच्छे फैसले होते हैं, जहां पर तनकीद की जाती है, वो भी हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं कि आखिर किस तरह से सिलेक्शन की जाती है खिलाड़ियों की, और फिर जब खिलाड़ी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते तो तब उन पर भी बात होती है। तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि जिस तरह से श्रीलंका से पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बहुत ही बुरी तरह से हार ली है, और जिस तरह से हम देख रहे थे कि एक अच्छी गेम चलते चलते हमारी टीम को पता नहीं क्या हो जाता है कि परफॉर्मेंस एकदम गिरा देते हैं, तो उसके ऊपर भी अब बड़ी लहदें हो रही है। बिल्कुल, उसके ऊपर सवाल तो उठेंगे। पाकिस्तान टीम को श्रीलंका के हाथों T20 सीरीज़ के तीसरे मैच में 14 रन की शिकस्त का सामना करना पड़ा,
और बारिश से मुतासरा इस मुकाबले के बाद 3 मैचेस की सीरीज़ 1-1 से बराबर हो गई है। तो अब डू एंड डाई सूरत हाल होगी। तीसरे मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर मेज़बान श्रीलंका के खिलाफ जो फील्डिंग थी उसका फैसला किया और वो फैसला हमारे खिलाफ गया है। कुछ मौसम ने भी अपना काम दिखाया, जबकि श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 160 रन्स बनाए हैं। सैयद मोहम्मद अवैस स्पोर्ट्स तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस भाई, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। क्या कहेंगे, अब 1-1 से बराबर तो हो गई है, प्रेशर दोनों टीम्स के ऊपर भी आ गया, लेकिन आपको क्या लगता है मौसम का असर रहा या फिर जो हमने फील्डिंग का फैसला किया था टॉस जीतकर वो हमारे खिलाफ गया? नहीं, अगर आप इस सीरीज़ की बात करें ओवरऑल तो आपको पता है ये इंपॉर्टेंट सीरीज़ इसलिए पाकिस्तान के लिए थी क्योंकि आपने वर्ल्ड कप इन्हीं कंडीशंस में खेलना है और जो आप कॉम्बिनेशन बेसिकली उतारना चाह रहे हैं अनफॉर्चुनेटली वो उस तरीके से आपको अभी भी समझ नहीं आ सकी क्योंकि बारिश कहीं ना कहीं खलल डालती रही है। लेकिन एटलीस्ट आपके जो कुछ लड़के आपको समझ में आ गए कि इन कंडीशंस के अंदर वो किस पोजीशन के ऊपर जाके परफॉर्म कर सकते हैं। कल सबसे पहले सलमान अली आगा की बात करें तो बहुत अरसे के बाद मुझे पता है जितनी तनकीद हम भी करते हैं उनको अपने शो में बैठ के या जितने मामला उनके हो चुके हैं स्ट्राइक रेट वगैरह को लेके या ऑर्डर की रिप्लेसमेंट को लेके, जिस तरीके की कल उनकी परफॉर्मेंस थी, एक पाकिस्तान की तरफ से एक रिकॉर्ड जरूर बना कि हाईएस्ट स्ट्राइक रेट का कल 300 के करीब जो स्ट्राइक रेट उन्होंने कल उससे बैटिंग की। इससे पहले शोएब मलिक का शायद था केनिया के खिलाफ था अगर मैं गलत नहीं हूं तो। जिस तरीके से पाकिस्तान ने कल के मैच के अंदर बॉलिंग यूनिट की बात करें तो मैं फिर डेथ ओवर्स के अंदर आता हूं कि मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि डेथ ओवर्स के अंदर पाकिस्तान को आखिर हो क्या रहा था कि जहां पर आपने एक प्रेशर माउंट करना था श्रीलंका पे, इनिशियली आपने बड़ा जबरदस्त माउंट करके रखा, लेकिन आपका बिल्कुल जब उन्होंने एग्रेसिव अप्रोच आपके ऊपर की तो आपके पास उसका जवाब नहीं था आपके पेस बैटरी के पास। वो जो स्लोअर वंस की बात करते हैं, आप ब्लॉक और डिलीवरीज की बात करते हैं, जिस तरीके से वसीम को आपको पता उन्होंने टारगेट किया है कल, दैट शोज कि आपका जो डेथ ओवर की जो प्रोबेबिलिटी है वो आज भी कम है पाकिस्तान की। लेकिन बैटिंग के अंदर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त रही थी। स्टिल फिर मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा जरूर एक क्वेश्चन मार्क आपकी विकेट कीपिंग के ऊपर आ जाता है कि उस्मान की बात कर लें कि उस्मान आखिर अगर विकेट कीपर बैट्समैन मौजूद है उनको किस पोजीशन पे आपने खिलाना है। कल ख्वाजा नाफी की बात करें बहुत नीचे आप उसको लेके आए क्योंकि वो टॉप 3 का बैट्समैन है, इस पोजीशन में वैसे वो बैटिंग करता नहीं है, लेकिन कल भी उसने कुछ अच्छी जरूर इनिंग्स खेली, लेकिन विकेट्स के ऊपर टाइम उसको लगेगा तो बड़ा क्लियर होगा कि पाकिस्तान आखिर किस पोजीशन के ऊपर किस प्लेयर को खिलाना चाह रहा है। तो फिर अवैस भाई इसकी जिम्मेदारी कप्तान पर आयद होती है कि सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया गया प्लेयर्स को, जिस तरह आप भी कह रहे हैं, और ये स्क्वाड अभी फुल एंड फाइनल स्क्वाड नहीं है। नहीं समझते कि फुल एंड फाइनल स्क्वाड को भेजा जाना चाहिए था? T20 वर्ल्ड कप आगे आने वाला है और उसके लिए ये एक रिहर्सल के तौर पे भी सीरीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट समझी जा रही थी, जिस तरह से आप भी इस बात का तज़किरा कर रहे हैं। और फिर जिस तरह से हम हारे हैं, हमने आने वाले मैचेस इसी ग्राउंड में या इन्हीं कंडीशंस के अंदर खेलने हैं, तो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए फिर हमारी? देखिए मसला यही आ जाता है कि आज भी चाहे आप हैं हम भी हैं, आप लोग भी बैठ के सोचते होंगे, हम खुद बैठ के सोच रहे होते हैं कि यार आखिर आपका प्लेइंग 11 स्क्वाड क्या होगा। ठीक है, आपने एक टीम तो आपने अनाउंस कर दी, अच्छी बात है, लेकिन अभी भी आपने पब्लिक तो अनाउंस नहीं किया, आपने बस लिख के आईसीसी को भेज दिया। डर किस चीज़ का, मुझे अभी तक ये नहीं चीज़ समझ आ रही। बहुत सी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें चल रही हैं, अंडर 19 परफॉर्म कर रही है, शाइन्स कर रही है, पाकिस्तान परफॉर्म कर रहा है। कल देखे ना, मैं तनकीद नहीं कर रहा क्योंकि आपने फाइट करके आप हारे हो, पता लगा कि यार आपके लड़कों ने अपने लिए नहीं खेला, टीम के लिए खेला, आपने फाइट की, अच्छी चीज़ है इस चीज़ पे। लेकिन जो नंबर ऑफ जो बैट्समैन की अगर आप बात करें, आखिर किन पोजीशंस पे आपने प्लेयर्स को खिलाना है वो तो क्लियर करें ना, नहीं अभी तक मुझे खुद आ रही। अगर आप प्लेइंग 11 स्क्वाड के अंदर जाएं तो आपके पास फरहान मौजूद हैं, साइम अयूब मौजूद हैं। फरहान का एक इशू क्या है, एग्रेसिव है, अच्छी बात है कि उसने एग्रेशन तो शो किया है, लेकिन सबसे बड़ा एक इशू क्या है फरहान का कि अभी भी 30-40 करते हैं, 30-40 के बाद जाके बिल्कुल ही जो रोटेट द स्ट्राइक वाली पॉलिसी खत्म हो जाती है उनकी। उनका 134-135 ही स्ट्राइक रेट रहता है और वो हर्ट करता है पाकिस्तान को। साइम अयूब बैटिंग के अंदर कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पा रहे। उसके अलावा अगर आप बात करें तीसरे नंबर पर, क्या सलमान अली आगा ने खुद बैटिंग करनी है या बाबर आजम ने बैटिंग करनी है? क्योंकि बाबर आजम जहां पर इस वक्त खेल रहे हैं वो कंपेटिटिव क्रिकेट है, ऑब्वियसली मैं खुद भी चाहूंगा कंपेटिटिव क्रिकेट खेले, मुझे पता है विकेट्स का डिफरेंस है, एटमॉस्फेयर का डिफरेंस है, लेकिन वो ओपन कर रहे हैं, वन डाउन पे नहीं आ रहे खेलने के लिए। वही चीज है ना, बहुत सी भी क्लैरिफिकेशन क्लियर करने वाली है। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड से बात की थी उनकी टीम से कि यार इनकी पोजीशन तीसरे नंबर पर है, क्या बाबर ने उनको क्लियर किया हुआ कि मैंने तीसरे पर ही बैटिंग करनी है? तो क्लैरिफिकेशन स्टिल इस वक्त है नहीं, लेकिन एक अच्छी बात है कि एटलीस्ट आपके जो सलमान अली आगा ऐसा कप्तान, थोड़ा रिलीफ उनको मिला होगा जो कल वो खेले हैं, क्योंकि उसने अपने आप को फ्लोट बहुत किया। आपको पता, कभी 5वें पे, कभी 6ठे पे, कभी 7वें पे,
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उनकी पोजीशन जो सी है वो फ्लोट अगर कर रहे हैं तो उनको पता हो कि मैंने किस पोजीशन में किस किस्म की क्रिकेट खेलनी है। उसके अलावा नीचे अगर आप आ जाए 5वें नंबर की बात करें, 6ठे नंबर की बात करें, ये फिर कंफ्यूजन इसलिए आ जाती है क्योंकि जो आपके जो विकेट कीपर बैट्समैन है वो टॉप 3 के अंदर बैटिंग करते हैं पूरी दुनिया के अंदर। उस्मान खान क्या वो चौथे पे बैटिंग करने आएंगे तो सलमान अली आगा कहाँ जाएंगे जब बाबर आजम आ जाएंगे? ये सही जगह पे किसको कैसे यूटिलाइज करना है, ये क्वेश्चन मार्क्स हैं। ये कप्तानी के ऊपर भी सवालात उठते हैं और जिस तरह से प्लेइंग 11 को सिलेक्ट किया गया उस पर भी बहुत से सवालात उठना शुरू हो चुके हैं, खास तौर पे जब हम हारते हैं तो। अच्छा, दूसरी तरफ अगर आएँ तो PSL के मामले में मुल्तान सुल्तान्स एक बार फिर से बिडिंग के लिए पेश कर दी गई है। मोहसिन नकवी साहब पहले क्या कह रहे थे, वो कुछ और मौक़िफ़ था, पहले PCB ने खुद चलाना था, मैनेजमेंट ने खुद चलाना था, लेकिन अभी क्या मौक़िफ़ है? ज़रा पहले मोहसिन नकवी साहब की गुफ्तगू सुन लेते हैं, फिर इसी पर आपसे सवाल पूछेंगे अवैस भाई। बिल्कुल। और अवैस भाई, जहाँ पे मोहसिन नकवी साहब पहले ये कह रहे थे कि हम इसको प्रॉफिटेबल बनाएंगे या हम बताएंगे दुनिया को कि इससे कितना प्रॉफिट किस तरह से जनरेट किया जा सकता है और हम इसे खुद ऑन करेंगे, खुद चलाएंगे, और अब हम देख रहे हैं कि उसको उन्होंने बेचने के लिए लगा दिया, बिडिंग, उसकी ओपन बिडिंग की अनाउंसमेंट कर दी है। एक तो ये बताइएगा कि इसकी ज़रूरत अब क्यों पेश आई, क्या बड़ी शानदार बिडिंग रही, टीमें बड़ी अच्छी गई, और फिर उसके बाद जो हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टर्स बैरून मुल्क से बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड नजर आए, यही वजूहात बनी है अब इसको भी, मुल्तान सुल्तान को भी बेचने की। और अली तरीन, क्या वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे इस बिडिंग में, वो आ पाएंगे, वो हासिल कर पाएंगे? ये बड़ा आपने क्वेश्चन ऐसा पूछा मुझे खुद समझ नहीं आ रही। अली तरीन की जो उस दिन एक मामला हुआ, आई गेस नहीं होना चाहिए था। शायद उनको क्लियर मैसेज एक पहुंच चुका हुआ था, जो मुझे फील होता है आज तक, क्योंकि मैं खुद भी मुल्तान के लिए काम करता हुआ हूं, मुझे शायद फील होता है कि उनको एक मैसेज पहुंच चुका हुआ था कि बिडिंग प्रोसेस के अंदर जो टीम जोन सी है मुल्तान, उसको हम नहीं देना चाह रहे हैं। शायद कोई और मैसेज क्लियर उनको मिल चुका हो जो उससे पहले आपने बैकआउट किया। लेकिन थोड़ा सा एक मुझे खुद भी फील हुआ कि अगर आप बिडिंग प्रोसेस में आना नहीं चाहते तो बेहतर था कि आप खुद ही रिस्पेक्टेबल तरीके से आप साइड पे होते, क्योंकि अगर आप टॉप 10 से निकल जाते, जो 40 लोगों ने जो पूरा का पूरे फॉर्म्स जोन से रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स पिक किए थे, उसके अंदर एक फायदा क्या था कि आप अपना फॉर्म्स जोन से पिक करके उस वक्त आप खुद ही कह देते कि मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता, आप किसी और को पिक कर लेते यहाँ पर बिडिंग के लिए, क्योंकि आपको एक पॉजिटिव और भी कंपनीज बैठी हुई थी, शायद आपसे तगड़ी कंपनीज यहाँ पर मौजूद थी। अनफॉर्चुनेटली ये वाकया हुआ, लेकिन जितना उस दिन एक एक्साइटमेंट थी, चाहे हम हो किसी के अंदर, पूरी दुनिया क्रिकेट की बात करूं, कि जितनी बोली लगती रही है, मैं खुद कभी हैरान था कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर, कि जिस तरीके से क्रिकेट के अंदर दैट शोज के जब स्ट्रक्चर्ड चीज चल रही होती है तो लोग कितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और वो चीज आपको पॉजिटिव नजर भी आई कि इन्वेस्टर्स आपको इंटरनेशनली नजर आपको आ रहे हैं। उसके अलावा इसकी जो ब्रॉडबैंड है उसको बढ़ाया जा रहा है। अभी पता आपको एक बहस लगी हुई है कि जो क्या ऑक्शन पे जाना है, कि आपने सेम वही पुराने सिस्टम की तरफ जाना है, फिर कहीं अभी खबर आ रही थी, नॉट कंफर्म्ड येट, कि शायद जो प्लेटिनियम कैटेगरी के प्लेयर्स हैं उनको ऑक्शन किया जाए, बाकी को जो उनसे नॉर्मली जो ड्राफ्ट मॉडल होता है उस पर पिक किया जाए। अभी जो मुल्तान सुल्तान की अगर बात करें तो मुझे इनिशियल खबर ये जरूर थी कि 2 अरब रुपए से उसकी बिडिंग प्राइस स्टार्ट होगी, लेकिन जितनी एक्साइटमेंट उस दिन हमने 1-2 कंपनीज के अंदर देखी है, जो आखिर तक, जो आपको पता है, मीम्स भी बनती रही, टसल भी आखिर तक लगी रही, तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, देखने वाली बात है कि इतनी बड़ी टीम को लेता है। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पेश आई? मोहसिन नकवी साहब पहले तो खुद ऑन कर रहे थे और खुद इसे चलाना चाहते थे। देखिए, पेश इसलिए आपको आई है क्योंकि जितना आपको पता है इस वक्त प्रेशर खास करके इनके ऊपर आ चुका हुआ है। पाकिस्तान सुपर लीग की बात करें, सोशल मीडिया पे आप देख लें, आप बाकी अपना उसके ऊपर देख लें, जितने भी हैं न्यूज़ के ऊपर आप देख लें, प्रेशर कितना ज़्यादा इनके ऊपर माउंट हो रहा है इसी चीज़ पे कि आप जब सब टीम्स को, आप अगर 2 टीम्स को अगर बेच रहे हैं तो मुल्तान सुल्तान व्हाई नॉट, क्योंकि आपने पहले ही कहा था कि मुल्तान भी जोन सी है वो जाएगी, फिर एकदम स्टेटमेंट चेंज होती है कि नहीं। लेकिन जिस दिन उस दिन देखा कि इन्वेस्टमेंट जिस तरीके से आ रही है, बिडिंग लग रही है, शायद वो चीज क्लिक की होगी, प्रेशर भी सोशल मीडिया का था, फैंस का था कि मुल्तान को आप सेल आउट करें तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि आप कौन सी टीम इसको पिक करती है। मुझे पता है कि उस दिन भी बड़ा मजे का एक वो मीम भी था, जायज को उन्होंने कहा कि जायज थोड़ा बैलेंस तो नहीं मुक गया, तो मीम्स बड़ी मजे की बनी है हाँ। लेकिन अब देखने वाली लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये दिलचस्प होगा और यकीनी तौर पे शायकीन की इसमें तवज्जो या अट्रैक्शन जो है वो मज़ीद बढ़ जाएगी, ये जो मूवमेंट जितनी भी हैपनिंग्स हो रही हैं PSL को लेकर। अच्छा, अगर आते हैं हम ICC और BCB के दरमियान जो एक टसल चल रही है, बड़ा असूली मौक़िफ़ है, जिस तरह से पाकिस्तान ने भी कहा, हरदर्मी या प्रोपेगेंडा तो भारत करता है, BCCI करता है, और चूँकि जैशा उस पर विराजमान है तो अब पूरी क्रिकेट उससे मुतासर हो रही है। लाइव थ्रेट्स हैं और इस वजह से बांग्लादेश नहीं चाहता कि भारत के अंदर उनके मैचेस हों। पाकिस्तान ने, PCB ने बड़ेपन का मुजाहरा किया, उन्होंने कहा कि अगर श्रीलंका में उनको कोई प्रॉब्लम है ICC को या जयशॉ को, तो पाकिस्तान हाजिर है, पाकिस्तान में करवा दिए जाए मैचेस। तो आपको सेटल डाउन होती चीज़ें दिखाई दे रही हैं, पाकिस्तान की जो ऑफ़र है उसका भी कोई असर होगा?
देखिए एक अनफॉर्चुनेट सिनेरियो जरूर आपको पता है कि आपके केस पे कोई एक्शन लिया जाएगा। एक्शन मुझे लगता नहीं कि सच को लिया जाएगा, क्योंकि खुद आपको पता है इस वक्त प्रेसिडेंट जो उनसे हैं वो आईसीसी के चेयरमैन है, वो खुद प्रेसिडेंट रहे हैं बीसीसीआई के, तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो जो आरएसएस आइडियोलॉजी वो लेके इस वक्त आईसीसी के अंदर गए हैं, तो वो सबको क्लियर फेस नजर आ रहा है। मैं बहुत पहले भी ये बात करता हुआ हूँ कि अभी आप हमारे साथ कर रहे हो, आप सबके साथ करोगे, वो आपको आहिस्ता आहिस्ता नजर आ रहा है। बांग्लादेश के साथ आप कर रहे हो, कल को इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये चीजें होंगी, और मुझे लगता है ये होंगी, तब जाके शायद सबको समझ में आएगी वो यार हो क्या रहा है हमारे साथ। क्योंकि कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग वाला जो मामला है आईपीएल के अंदर, वो तो आपको क्लियर कट नजर आता है यहाँ पर। लेकिन पाकिस्तान का जो एक स्टांस पड़ा कल पॉजिटिव आपको नजर आया कि अगर कोई इशू है तो आप पाकिस्तान के अंदर हम मैचेस करने पे हम राजी हैं और हम करवा सकते हैं, और हमने ये स्टेटमेंट पहले भी दी है। आपको याद हो चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे अच्छा चैंपियंस ट्रॉफी जो हमने ऑर्गेनाइज की थी पाकिस्तान में की थी, जो न्यूट्रल वेन्यू की चैंपियंस ट्रॉफी थी, वो आपके सामने वो बहुत ज्यादा खराब हुई थी बारिश की वजह से भी। पाकिस्तान ने एक सबूत दिया हुआ बड़े इवेंट्स करवाने का। और लेकिन अगर आप रियलिटी के ऊपर हैं तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा सच कोई वहां से कोई स्टेटमेंट आनी है आईसीसी से, चाहे हाथ शेक हैंडशेक हमेशा की तरह आपको याद हरदर्मी होगा। बरकरार है, चाहे वो बीसीसीआई हो, वो आईसीसी हो, और खेल से खिलवाड़ किया जा रहा है, क्रिकेट से किया जा रहा है, लेकिन बांग्लादेश भी अपने मौके पर डटा हुआ है। वो कह रहा है कि भारत में तो हम जाकर नहीं खेलेंगे, हमारे असूली मौके पर हमारी लाइफ थ्रेट्स हैं, अगर हमारी ज़िंदगी को खतरात लाक हैं तो फिर उसके लिए अल्टरनेटिव वेन्यू होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे सैयद मोहम्मद अवैस, और क्रिकेट के अंदर काफ़ी हैपनिंग चल रही है आजकल। बिल्कुल ऐसा ही है। और जुनैद, पाकिस्तान सुपर लीग की जो 8वीं टीम है उसके ऑनर हैं हमजा मुजीद। इस वक्त चौधरी अशरफ उनके साथ मौजूद हैं। वो ये कहते हैं कि लीग जीतने के लिए टीम खरीदी है और सियालकोट टीम में शाहिद अफरीदी का अहम रोल होगा, जिसका जल्द ही ऐलान भी किया जाएगा। वो ये कहते हैं क्योंकि उनका ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक है, तो वो कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया टच भी नजर आएगा और पाकिस्तानी खिलाड़ी भी इसमें शामिल होंगे। तो हम जान लेते हैं चौधरी अशरफ से। चौधरी अशरफ, क्या कहना है इनका? जी इशाल और जुनैद, आपको जैसा पता है कि पाकिस्तान सुपर लीग का 11वां एडिशन होने जा रहा है, और जो सियालकोट टीम है वो हमजा मजीद ने बहुत बड़ी वैल्यू के साथ ख़रीदी है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं और हमजा मजीद से जानते हैं, आपने इतनी बड़ी वैल्यू के साथ ये टीम ख़रीदी, मकसद क्या है? मकसद जी है जी टू सर्व अ क्रिकेटिंग कम्युनिटी, पहला तो ये है। दूसरा रही बात, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि फ़ाइनेंशियल को अगर हम साइड पर रख दें तो क्रिकेट इज़ अबव ऑल फाइनेंशियल जी। अच्छा, लोगों की अब बहुत बड़ी नज़र भी आप पर है कि आप कौन से प्लेयर्स को लेते हैं। लोकल प्लेयर्स में कोई आपके, जिस तरह आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि हम लोकल प्लेयर और ख़ास तौर पर पाकिस्तान टीम में जो शामिल प्लेयर्स हैं उनको लेंगे, इस हवाले से भी बताएं ताकि लोगों को पता चले। देखिए, डे वन से हमारा जो एक पोजीशन थी कि हम लोकल जो प्लेइंग 11 है और लोकल टैलेंट को प्रमोट किया जाए, उनको मौका मिला जाए। तो डेफिनेटली जो हमारा लोकल पूल ऑफ प्लेयर्स हैं उन्हीं में से सिलेक्शन हम करने की कोशिश करेंगी। और एड ऑन अगर हमारे पास अवेलेबिलिटी ना रहे तो डेफिनेटली वी हैव टू इंक्लूड, क्योंकि मैंडेटरी भी है, हमें फॉरेन प्लेयर्स चाहिए तो उनकी तरफ भी जाया जाएगा। इक्वली ऑन मेरिट बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस, कि उनकी करंट परफॉर्मेंस क्या है, पास्ट में क्या परफॉर्मेंस रही है और उनसे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इट वी हैव चलें, अभी हमारे पास ऐसा टूल है जिसके ऊपर इनकी एवेल्यूएशन ऑन ए मेरिट बेसिस होगी इंशाल्लाह जी। गैर मुल्की प्लेयर्स के हवाले से भी बहुत गैर मुल्की फ़ॉरेन प्लेयर्स के हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि आपका तल्लुक़ क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से रहा है तो ऑस्ट्रेलिया के ज़्यादा प्लेयर्स आपकी टीम में दिखाई देंगे। अब कुछ हद तक ऐसा ही है। अगेन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स आर ऑल ओवर द वर्ल्ड आर नंबर वंस। अगर उनकी अवेलेबिलिटी हुई उनके ड्राफ्टिंग से पहले तो येस डेफिनेटली वो चॉइस में तो हैं, नज़र में भी हैं, तो उनको डेफिनेटली कंसिडर किया जाएगा। शाहिद अफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है और एसोसिएट हो रहा है इस मरतबा आपकी टीम के साथ, तो क्या उनको कोई अच्छा रोल दिया जाएगा या ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर? देखिए शाहिद भाई, अगेन लेट मी पुट इट दिस वे, शाहिद भाई से मैं ऑलरेडी, मेरे वो भाई हैं, मैं क्रिकेटिंग पीएसएल से पहले भी उनके साथ कनेक्टेड था, पीएसएल के साथ भी कनेक्टेड रहूँगा, पीएसएल के बाद भी कनेक्टेड रहूँगा। तो उनको क्या रोल दिया जाएगा वो कह लें कि ही इज़ विद मी, ही इज़ ऑलरेडी ऑलवेज स्पॉटेड मी। तो वो पहले भी थे, पीएसएल में भी इंशाल्लाह हमारे साथ रहेंगे, पीएसएल हो ना हो मेरा हमेशा मेरे साथ रहे हैं।
बिल्कुल, आपने जिस तरह सियालकोट का नाम का इंतखाब किया, तो अब सियालकोट में आप क्या हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाने जाएंगे या क्या करेंगे, जो क्योंकि वहाँ की लोकल क्रिकेटर्स को प्रमोट करने के लिए? देखिए, यस डेफिनेटली हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स के साथ साथ हमने ग्रास रूट लेवल के क्रिकेटर्स की जो एक एंगेजमेंट है, डेफिनेटली जो नीड ऑफ द आवर है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, उसको मद्देनज़र रखते हुए उधर वो अवेलेबल करेंगे, ताकि वही जो ग्रास रूट क्रिकेटर्स। बहुत शुक्रिया, शरफ हमारे साथ मौजूद थे और वो इस वक्त मौजूद थे हमजा मुजीद साहब, जो कि सियालकोट टीम के ऑनर हैं और बहुत बड़े प्लान हैं उनके। वो कहते हैं जीतने के लिए आए हैं और आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा इंटरनेशनल और नेशनल दोनों खिलाड़ियों का। पाकिस्तान के खिलाड़ी भी शामिल होंगे और क्योंकि उनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है तो ऑस्ट्रेलियावी खिलाड़ी भी उसके अंदर आपको नजर आएंगे और फिर बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी आपको इस टीम के अंदर नजर आने। शाहिद अफरीदी का उन्होंने जिक्र किया कि उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा, ऑस्ट्रेलियन टच भी होगा, तो ये बहुत ही अच्छे सिंबल्स हैं। उम्मीद ये लग रही है और एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है, चाहे वो टीम्स के मालिकान का हो या एक्साइटमेंट, एक ओवरऑल शिद्दत से इंतज़ार है हमें। अब चंद ही दिन बाकी रह चुके हैं, उसके बाद फिर रंगीनियाँ नज़र आएंगी सीज़न 11 की। PSL सीज़न 11 पहले से ज़्यादा रंगीन भी होगा और एक्साइटमेंट से भरपूर भी होगा। बिल्कुल जी। और आलमी स्पोर्ट्स की बात हो रही थी, इससे पहले क्रिकेट की हमने बात की और पाकिस्तानी टैलेंट कहीं पर भी कम नहीं है। एक बार फिर अपनी सलाहियतें दिखाई हैं, मेहनत और अज़्म से दुनिया को मुतासिर किया है। महदूद वसाइल थे, तवील जद्दोजहद की और मुसलसल मेहनत के बावजूद पाकिस्तानी खिलाड़ी आज भी हम देख रहे हैं कि आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जर्मनी में मुकीम पाकिस्तानी नजात कराटे खिलाड़ी राजा रेहान की, जिन्होंने इसी अज़्म और हौसले की शानदार मिसाल कायम कर दी है। इशार जी हाँ, माशाल्लाह से जर्मनी के मशहूर ये नोरबर्ग रिंग में मुनक्किदा इंटरनेशनल राइन शेयाई कराटे टूर्नामेंट था, जहाँ पर राजा रेहान ने दुनिया भर से आए 1494 खिलाड़ियों के दरमियान गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए अंडर 13 मास्टर क्लास कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। तो क्यों ना होता, क्योंकि इनकी बेगम जो है वही इनकी कोच भी हैं और वो भी हमारे साथ गुनिया भूमा भी मौजूद होंगी, राजा रेहान भी हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे आप दोनों मेहमानों को। राजा रेहान, सबसे पहले आप ही से जानेंगे कि किस तरह से ये सफ़र का आगाज़ हुआ और गुनिया कब आपकी कोच बनी, जो कि अभी आपकी शरीके हयात भी हैं। किस तरह से ये सफ़र शुरू हुआ, पहले आगाज़ में बताइएगा कि सफ़र कैसे शुरू हुआ आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का थैंक्स करना चाहूँगा कि आप लोगों ने यहाँ पे मैं इनवाइट किया और मेरा सफ़र जर्मनी में 2022 में शुरू हुआ, जब मैं बर्लिन से खेल रहा था और वहाँ से मैंने 1 ईयर काफ़ी मेहनत की, बट मुझे कोई बड़ा रिज़ल्ट मिला नहीं। तो उसके बाद मुझे जो मेरी मिसेस थी, हमारी मुलाकात एक ट्रेन में हुई थी। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी कि हम लोग ऐसे ट्रेन में मिले और वहाँ पे फिर हम लोगों ने जो है बस एक दूसरे से हल्की सी गुफ्तगू की और चल पड़े अपने सफ़र। बट विद इन 1 ईयर मुझे पता चला कि ये भी वहाँ ट्रेनिंग देती हैं और उस वजह से फिर हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग बढ़ी। और अरे वाह, ये तो राजा रेहान किसी मूवी की स्टोरी लग रही है और अगर अभी तक इस पे मूवी नहीं बनी तो बननी चाहिए। तो उसके बाद जब आपकी वाइफ आपकी कोच थी, आपकी आपस में मुलाकात पहले से हो चुकी थी, वो कितना हेल्पफुल रहा फिर, और फिर उन्होंने किस तरह से गाइड किया और फिर वो जो एक प्रोफेशनल रिलेशन था वो लाइफ पार्टनर में कैसे तब्दील हुआ, वो भी अगर आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहें। एक्चुअली उससे पहले मुझे कोई बड़ा इवेंट मैंने नहीं जीता था। और जब मेरी कोच बनी तो हम लोग ये बेसिकली फ़िज़िकल कोच हैं, तो इन्होंने हम लोग मेरे साथ बैठ के जो मेरे से गुफ्तगू की कि मेरे वीक पॉइंट्स मुझसे शेयर किए और क्या हम किस तरह वर्कआउट कर सकते हैं। और आप यकीन करें कि जब मेरी ये कोच बनी, फ़र्स्ट टाइम हमें जर्मन नेशनल में चांस मिला इनको मेरी कोचिंग का, तो एज इनकी मेरे से कम है। और जब ये वहाँ बैठी तो मेरे अंदर भी एक आई डोंट नो व्हाई आई फील सो कॉन्फिडेंट। और जब मैं गया और मैंने वहाँ फर्स्ट टाइम जर्मन नेशनल चैम्पियनशिप जीती और अपने नाम जर्मन टाइटल किया जर्मन चैम्पियनशिप का, एक अलग फीलिंग्स थी। और वो जो टूर्नामेंट था उसने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया। फिर उसके बाद अभी हाल ही में यूरोपियन चैम्पियनशिप हुई है बेल्जियम में, ये मेरे साथ नहीं जा सकी, हमारी छोटी एक बेटी है उस वजह से। बट इन्होंने मुझे कॉल पे भी
कुछ ऐसी चीज़ें बताई जो मैं समझता हूँ कि मुझे मेरा शायद कोच ना बता सके, क्योंकि कहते अच्छा हैं रेहान, कोच ये ने और तो आपकी कोच होने की हैसियत से उन्होंने आपको बहुत सारे ऐसे गुर सिखाए होंगे, बहुत सारे ऐसे ट्रिक सिखाए होंगे कि आप इंटरनेशनल अब बहुत सारे इवेंट्स आप जीत रहे हैं, बड़े बड़े इवेंट की आप बात करें कि आप उनकी मशवरे के बाद जीत रहे हैं। रेहान, अब आप राजा रेहान, अब थोड़ा सा मैं आपकी वाइफ से जानना चाहूँगी, गुनिया भूमा से, कि कौन कौन से ट्रिक आपने सिखाए हैं और अब राजा आपके साथ झगड़ा करने की गलती तो नहीं करते होंगे, क्योंकि आपके पास वो ट्रिक्स मौजूद हैं जो कि आपने राजा रेहान को सिखाए हैं, वो आप इनके ऊपर आजमा भी सकती हैं। she want to say that she can speak English. It's okay, na? No problem. Sure. So you can ask or I will ask. Yeah, Ponya, they want to know that about my journey, how you feel, and we don't have fight together in between this. Yeah, he started in 2022 here in Germany with the karate, and we met 2023. And his journey was first very hard because he had a club in Berlin, so he traveled a lot. It's like from our point to Berlin, it's like 3 hours. So he go to training 3 days in a week, and he traveled like 3 hours there, then 3 hours back. So it was a very hard time because we did not find some other club. And then in 2024 it was, I guess, he changed the club, and now the club is more near to us, so he has more special training, and he can also improve better here. And yeah, basically we don't fight. नहीं, माशाल्लाह, बोथ आर डूइंग एक्सीलेंट जॉब। ये बताइएगा रेहान के आगे के प्लान्स क्या हैं, और जिस तरह से आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जर्मनी में, और यकीनी तौर पे एक प्रेशर भी होता होगा, एक बोझ भी होता होगा, लेकिन वतन से जो मोहब्बत है वो आपको एक कितना और पैशनेट करती है, कितना और ज़्यादा आपके अंदर का जो एक टैलेंट है उसको और निखारती है, और फिर आप दूसरे के ऊपर हावी होते हैं? मेरा फ्यूचर प्लान्स तो बहुत हाई लेवल पे हैं और हम उस पर वर्कआउट भी कर रहे हैं। मेरा जो एम है वो है वर्ल्ड चैम्पियन बनना, और जिस तरह की जो भी हाल ही में मेरी लास्ट 2 डेज़ जो चैम्पियनशिप थी इंटरनेशनल आइनशाइन, इसमें मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया, और ये मेरा एक जर्मनी के अंदर एक बहुत आप कह सकते हैं कि अहम इवेंट था, क्योंकि ये इस इवेंट में मोर देन 60 कंट्रीज से मोर देन 1500 एथलीट्स आए, और इसमें मैंने जो है गोल्ड मेडल हासिल किया। और इस कामयाबी को सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं अपनी वालदा के नाम करता हूं, जो 2023 में पोस्ट होगी, और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। बट वी आर वर्किंग ऑन माई प्लान्स। सपोर्ट और आपकी वाइफ की सपोर्ट और उनकी कोचिंग के बायस ही आपने ये कामयाबी हासिल की है, तो विश यू गुड लक फॉर बोथ, और बहुत सारी दुआएं हमारी आपके लिए राजा रेहान, और आपकी मिसेस के लिए भी। आप इसी तरह से अपनी ज़िंदगी के गोल अचीव करते रहिए, दोनों एक दूसरे की पार्टनरशिप में यूं ही हंसते खेलते रहिए। बहुत सारी मुबारकबाद आपको और बहुत सारी दुआएं आपके लिए। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे राजा रेहान, कराटे चैंपियन, और हुनिया भूमा जो कि उनकी कोच भी हैं और उनकी लाइफ कोच भी हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी भी उनके साथ जुड़ी हुई है माशाल्लाह से। तो हमारी बहुत सारी दुआएं इन लोगों के लिए। मौसम की बात कर रहे थे हम ब्रेक पर जाने से पहले, तो पंजाब में सर्दी की शिद्दत में मुसलसल हम इजाफा देख रहे हैं, और PTMA की जानिब से 16 जनवरी तक अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, और अलर्ट के मुताबिक रावलपिंडी, मरी, गलियात, फिर पोटोहार रीजन है, वहाँ पर शदीद सर्दी रहेगी, बर्फबारी भी बवाज़े इम्कानात हैं उसके भी। लेकिन जो पंजाब के अंदर हम देख रहे हैं ओवरऑल, लाहौर के अंदर भी इस वक्त मौसम बहुत सर्द हो चुका है, धुंध बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो एक तो जो एडवाइजरी जारी की जाती है, ट्रैवल एडवाइजरी, वो तो है ही है, लेकिन इस खुश्क सर्दी के अंदर अपने आप को बचा के रखना है। मौसम कितना शदीद और सर्द आने वाले दिनों में हो सकता है, ये भी जानेंगे। बिल्कुल, और सूरत हाल के पेश नज़र नाज़रीन, जिस तरह से हम बता भी रहे हैं कि PTMA ने टूरिज़म, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, ज़राअत और लोकल गवर्नमेंट समेत दीगर मुतल्लिका महकमों को मरासले भी जारी कर दिए हैं, ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से बर वक्त निपटा जा सके, क्योंकि अमूमी तौर पर हमने ये देखा कि जितनी अच्छी कोऑर्डिनेशन होती है उतने बेहतर तरीके से आप हालात का मुकाबला भी कर सकते हैं। तो हमीदुल्लाह मलिक साहब, डायरेक्टर PTMA, हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। आज हमने आपको स्टूडियोज़ में जहमत दी है, इसका मतलब ये भी है कि गल बढ़ गई है, ठीक है ना, तो मौसम की शिद्दत बढ़ गई है,
और वो जिसका इंतज़ार कर रहे थे ठंड के कब आएगी, दिसंबर भी पूरा निकल गया, बच्चों की सर्दियों की छुट्टियां भी निकल गई, तो अब वो पहुंची है। तो अब ये कब तक रहेगी, कहाँ कहाँ पर कितनी ठंड पड़ने जा रही है मलिक साहब? अच्छा, जो एक एनुअल मीन टेम्परेचर होता है, हाँ, किसी भी आप इलाके में जाते हैं ना तो यार टेम्परेचर क्या होगा, वो एक हम देख लेते हैं, सारे देखते हैं। और कुदरत ने ऐसा निज़ाम रखा हुआ इकोसिस्टम कि वो टेम्परेचर जो है ना एक साल का वो तकरीबन एक तरह का ही रहता है। गर्मियों में अगर गर्मी ज़्यादा हो गई, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, तो सर्दियों में वो थोड़ा सा माइल्ड हो जाएगा। मतलब एक मीन जो है ना, एवरेज जो है ना, वो ऑलमोस्ट। अब आप देखें तो जो पिछली हमारी बारिशें हैं वो अक्टूबर में आके ख़त्म हुई, बहुत लंबा स्पेल चला है। तो वो टेम्परेचर जो है ना एक थोड़ा सा कम हो गया था, यानी पंखे जो है उससे ही गुजारा चल रहा था सितंबर अक्टूबर में। आमतौर पे पहले नवंबर तक एसी आते थे, तो उसकी वजह से टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो गया। उसका बेनिफिट क्या हुआ कि बारिशें ज़्यादा हुई, तो एक वेजिटेशन कवर जो है ना वो भी ज़्यादा हो गया। जहाँ कहीं भी बारिश, पूरे मतलब एरिया की बात कर रहे हैं, वो थोड़ा सा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो उससे टेम्परेचर जो है ना, वो ये पौधे जो होते हैं ना, ये बफर का एक काम करते हैं, टेम्परेचर को ना ज़्यादा होने देते हैं ना कम होने देते हैं। तो वो टेम्परेचर एक बड़ा मुतदिल सा हो गया, और वो वैसे ही मुतदिल दिसंबर के एंड तक मुतदिल ही आया। और फिर उसके बाद लेकिन सर्दी जो है उसका, गर्मी एक तरफ है तो फिर सर्दी ने भी अपना हिसाब बराबर करना, तो वो अब जनवरी में इसलिए हमें महसूस ज़्यादा हो रहा है। पहले से ज़्यादा सर्दी का टेम्परेचर देखें तो अब भी जो लोएस्ट टेम्परेचर है वो 6-7 से ऊपर ही चल रहा है, 6-7-8 इधर चल रहा है, और आगे आने वाले दिनों में भी टेम्परेचर तकरीबन। लेकिन चूँकि ये पिछला जो है वो 10-12 पे चल रहा था लोएस्ट टेम्परेचर, वो अचानक वो इसलिए मैं फील जो है ना वो ज़्यादा। मलिक साहब, अगर हम देखें हमारे बचपन का जो दिसंबर होता था वो भीगा सा भी होता था, और उस पर बहुत सारे गाने भी बने, और सर्दी की शिद्दत भी ज़्यादा हुआ करती थी। लेकिन इस वक्त जो हमारे बच्चों का बचपन स्टार्ट हुआ तो वहाँ पर दिसंबर में हमने देखा, जैसे आप भी कह रहे, मुतदिल सा वेदर रहा। सर्दियाँ हमें स्टार्ट मिली हैं जनवरी के अंदर। अब ये कितना लंबा चलने वाला है, और क्या बारिशें होंगी? क्योंकि अभी तक तो ये पूरा जो सर्दी का मौसम था ये खुश्क सर्दी चल रही है। स्पेशली हम लाहौर और उसके गिरदोनवाम या कराची की बात कर लें, सिंध की बात कर लें, तो वहाँ पर बारिशें नहीं हुई हैं। एक्सपेक्टेड हैं बारिशें? कब से कब तक बारिशें हो सकती हैं, मुतवक्के हैं? बारिशें जो हैं वो कोई 20 के बाद एक स्पेल है जो रशिया से कराची यानी समुंदर तक एक स्पेल चल रहा है, जो चलेगा पूरे का पूरा पाकिस्तान में से गुजरेगा, और कराची में तो इससे शिद्दत बारिश की थोड़ी ज़्यादा भी होगी। लेकिन हमारी तरफ पूरा पंजाब और बलूचिस्तान प्रॉपर वो स्पेल होगा, भीगेगा पूरा। हाँ, भीगे, हाँ। तो और कितने ड्यूरेशन होगी? वो बस 1 दिन का, 1.5 दिन का स्पेल है। लेकिन उसमें ये है कि बेनिफिट ये होगा कि वो एक ज़रात के आपने जिक्र किया, तो ज़रात वालों के लिए एग्रीकल्चर में इस वक्त गंदम को पानी की ज़रूरत है, तो वो उसकी पूरी कर देगा। अच्छा हो जाएगा। और दूसरा ये है कि एक जो एनवायरनमेंट के अंदर काफ़ी अरसे से बारिश चूँकि नहीं हुई है, तो जो पोल्यूशन इकट्ठी हो जाती है तो वो उसको भी कम कर देगा। अच्छा, एक जो चीज़ सबसे ज़्यादा महसूस की गई है ना, वो चेंज, जो पैटर्न चेंज हुआ है ना, तो वो उसकी वजह से एक परेशानी। अभी अगले हफ्ते में टेम्परेचर जो है वो अगर साउदर्न पंजाब में देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा होने लगा है। यानी हमारे यहाँ इस वक्त अगर देखें जनवरी के आज 11 या 12 तारीख के जो होता था वो 4-5 के करीब होता था, तो अभी अगले हफ्ते में वो तकरीबन 8-9 लोएस्ट पे यानी होगा, यानी टेम्परेचर थोड़ा सा राइज हो जाएगा। और ऊपर वाला जो है मैक्सिमम टेम्परेचर वो 20-21-22 जो जनूबी पंजाब है और या सिंध का जो मशरकी शुमाली बनेगा, शुमाली सिंध जो है, तो वहाँ पर 20-22-23 तक जा रहा है। अभी हमने देखा कि 16 की एडवाइजरी जारी हुई है महकमा मौसमियात की मलिक साहब। एक तो ये कि ये 16 तक ही रहेगा टेम्परेचर इतना ज़्यादा लो में, और सर्दी की शिद्दत महसूस की जाएगी, क्योंकि फिर बच्चों की तातीलात भी इससे जुड़ी हुई हैं। अभी इसको 1 हफ़्ता और बढ़ाया गया है, ताकि क्या इसमें मज़ीद भी इजाफा हो सकता है अगर ये स्पेल मज़ीद आगे चलता है? नहीं, इसमें आगे टेम्परेचर जो है ना वो इधर थोड़ा राइज होगा। अच्छा, टेम्परेचर राइज, यही तो मैं बता रहा हूँ कि 9 पे आ रहा है, 8-9 के करीब जो है ना लोएस्ट टेम्परेचर आ रहा है। तो अब अभी इस वक्त 5 पे चल रहा है, तो 4 का इजाफा हो रहा है, तो सर्दी की शिद्दत कम हो जाएगी। हाँ, अलबत्ता बलूचिस्तान वाली जो साइड है उस पे इरोनिकली वहाँ पर टेम्परेचर जो है ना वो क्वेटा का लोएस्ट बता रहे हैं कि जी वो तकरीबन -8 और 9 तक अभी चला जाएगा। और
ये जो डिफरेंस होता था आमतौर पे, वैसे हमारा और बलूचिस्तान क्वेटा का जो डिफरेंस है ये तकरीबन 7 से लेकर 12 का डिफरेंस होता था। तो अभी ये डिफरेंस जो है ना वो बढ़ रहा है, कोई 20 तक 22 तक सेल्सियस का डिफरेंस हो रहा है। तो उससे आगे चल के थोड़ा सा ये इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना चेंज, जो क्लाइमेटिक चेंज है वो कितना इम्पैक्ट कर रहा है। अच्छा, एक तो हम क्लाइमेट चेंज पर ही बात करेंगे। आपने कहा कि वेदर पैटर्न बदल रहे हैं। वेदर पैटर्न बदलने का सबसे ज़्यादा जो असरअंदाज होता है वो ज़राअत पर होता है, और हम देख रहे हैं कि उस तरह से अब ज़राअत ज़्यादा मुतासिर भी हो रही है, फसलें बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही हैं, फल बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। जहाँ जहाँ पर जिसने जो काश्त किया हुआ था वो इस वेदर पैटर्न की नज़र हो गया है। बारिशें बहुत ज़्यादा हुई तो फसल बर्बाद हो गई, बारिशें कम हुई तो उससे बर्बाद हो गई। ये फॉग या स्मॉग या जो भी ये होता है, ये इसकी वजह से, धुंध की वजह से भी कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जल जाती हैं, सब्जियाँ, और जिनके ऊपर ग्रीन शीट डालनी पड़ती है। तो इसके हवाले से PDMA ने कभी एडवाइजरी जारी की हो, किसानों को भी लूप में लिया हो, या उनको समझाया हो कि अब आपको वेदर पैटर्न के साथ किस तरह से अपनी ज़राअत को भी बदलना होगा, या किस मौसमों में क्या चीज़ उगानी बेहतर रहेगी? इस हवाले से भी कोई कोलैबोरेशन है? जो मेट डिपार्टमेंट है उसका काम है एक फोरकास्ट देना। फोरकास्ट में टेम्परेचर यहाँ तक चला जाएगा, बारिशें हो सकती हैं, बर्फ़बारी हो सकती है, फॉग आ सकती है। अब इसको ट्रांसलेट जब करते हैं, जो आपने बड़ा राइटली पॉइंटेड आउट कि एग्रीकल्चर में या दूसरे जो सेक्टर्स हैं उसमें, तो फिर उनके हर एक के अपनी अपनी जो है ना, कुछ डूज हैं, कुछ डोंट्स हैं, करने वाले, कुछ ना करने वाले। तो उसके लिए हमारा जो एडवाइजरी होती है बेसिकली वो जो जितने भी लोग हैं, जितने शोबे हैं, उनके लिए होती है। मिसाल के तौर पर अगर टेम्परेचर डाउन हो जाता है एग्रीकल्चर के हिसाब से अगर देखें, तो उस सिलसिले में कहते हैं फ़ौरन पानी लगा दें। पानी लगाने से ये होता है कि उसमें मॉइस्चर ज़्यादा हो जाती है तो फ्रीज़ नहीं कर पाता, जो उसके अंदर सेल को रप्चर नहीं करता, तो इसलिए, या कहते हैं कि थोड़ा सा धुआं कर दें। डिपेंड्स, मतलब मुख्तलिफ टेक्निक्स हो सकती हैं, कितना इंपॉर्टेंट। कुछ शीट जैसे अभी आपने कहा, कुछ उसके ऊपर ये पराली और देसी ज़बान में कहते हैं, या गन्ने की खोरी, इस तरह की चीज़ें डाल देते हैं, नर्सरी वगैरह होती है कीमती जो होती है। तो वो यही तो एडवाइजरी होती है बेसिकली, ये आवाम के लिए, आम शहरी के लिए, कि जो आपने निकलना है तो क्या प्रिकॉशनरी मेजर लेकर निकलना है। तो अपने आप को, जैसे गर्मी का अगर होता है तो उसमें हम कहते हैं कि जनाब सर ढांप के निकलें और पानी ज़्यादा पिएँ। तो इसमें भी इसी तरह का है कि आपने टाइमिंग, इस टाइम पे काम कर लें, इस टाइम पे थोड़ा आप बाहर ना निकले, एहतियात करें। अच्छा, आप लोगों के तवज्जुह से एक ख़बर जो है वो चल रही है इस वक्त मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, लोगों को पता नहीं है इनफैक्ट, उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ डराने की कोशिश, एग्जैजरेट किया गया, एग्जैजरेशन, हाँ, एक एडवाइजरी टाइप की सर्कुलेट हो रही है व्हाट्सएप पे भी हम। एग्जैक्टली। अच्छा, उसमें प्रॉब्लम ये हुआ है कि चूँकि हम तो बड़ा क्लोजली देख रहे होते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म को देख रहे होते हैं, तो उसमें ना एक कुछ बग आया था जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म है, जैसे मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन जितने भी फ्री सोर्स प्लेटफॉर्म है जो फोरकास्ट जिस पे लोग देखते हैं मुख्तलिफ प्रेडिक्शन के हवाले से, वेदर के अलर्ट जो है, तो उनमें था कि जी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन है, क्वेटा -20, और ये असल में कुछ ऐसा था कि कुछ बग आया है, और वो सबके जितने प्लेटफॉर्म में सब में था, और वो हम देख रहे थे। लेकिन वो देखें, हमारे जो अपने इदारे हैं ना, वो कंसिस्टेंटली देख रहे होते हैं। कुछ जो है ना, फिज़िक्स केमिस्ट्री का भी कुछ असूल हैं, वो साइंस अप्लाई होती है, तो वो उसको माइंड जो है ना, वो मान नहीं रहा था कि यकदम अगर पीछे से फ़र्ज करें, एक चैनल में पानी आ रहा है 20 क्यूसेक आ रहा है, तो अचानक जो है ना वो लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया मलिक साहब। हाँ, उस बग का लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया है, और वो शेयरिंग भी बहुत ज़्यादा हुई है, और उस पर कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है। मूंगफलियाँ ज़्यादा बकी हों। जी, बहुत शुक्रिया हमीदुल्लाह मलिक साहब, डायरेक्टर PDM में हमारे साथ मौजूद थे। और हम उम्मीद करते हैं कि मौसम सरमा थोड़ा सा लंबा चलेगा, और जो फरवरी में आने वाला रमज़ान है वो हमारा पुरसुकून तरीके से, और सर्दियों में रमज़ान गुजरेगा। सर्दी की शदीद लहर बरकरार है, और इसके साथ ही हम देखते हैं कि मुख्तलिफ मसाइल, बीमारियाँ भी दोबारा से उजागर हो जाती हैं। ख़ासतौर पर दमे के जो मरीज़ हैं, इनके लिए ख़तरात में नुमाया तौर पर इजाफा हो जाता है जब ज़्यादा ठंड होती है। तो माहिरीन सेहत के मुताबिक जो सर्द मौसम है, खुश्क है, खुश्क हवा है, धुंध, स्मॉग और मौसमी वायरल इन्फेक्शन सांस की नालियों को मुतासर करके दमे के दौरों की शिद्दत को मज़ीद बढ़ा देते हैं।
जी हाँ, और रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि पाकिस्तान की तकरीबन 7% आबादी दमे जैसे दायमी मर्ज में मुब्तला है। तो आलमी इदारा सेहत का ये कहना है कि दुनिया भर में अभी 30 करोड़ से ज़ायद अफराद दमे से मुतासर हैं। तो इस सर्द मौसम में कहाँ पर गफलत हो जाती है, क्या गलतियाँ कर बैठते हैं जो कि दमे के जो मरीज़ हैं वो मज़ीद मुतासर होते हैं, या उनके लिए दौरे जो दमे से उन्हें बनते हैं वो जो मज़ीद है जानलेवा साबित हो सकते हैं। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर इरफान मलिक साहब, प्रोफेसर ऑफ पल्मोनोलॉजी, हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे आपको। डॉक्टर साहब, आप इसे जानेंगे कि जो दमे का मर्ज़ है ये ट्रिगर हो जाता है सर्दियों के अंदर, तो इसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर हैं और दमे से बचा कैसे जा सकता है? अगर सर्दियां शुरू हो गई हैं और हमें पता भी है कि ये ट्रिगर होता है सर्दियों के अंदर, तो उन मरीज़ों के लिए क्या एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं जिससे उन्हें दमे के अंदर मज़ीद शिद्दत ना बढ़ जाए बल्कि कंट्रोल रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच। दो चीज़ें अगर मैं थोड़ी सी करेक्शन करना चाहूँ, उसका बहुत डायरेक्ट लिंक है विद विंटर। एक दमा और दूसरा नमूनिया। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये विंटर में बढ़ जाती हैं। 1.7 से 2.5 गुना जो है इनकी जो बढ़ने की सलाहियत है वो ज़्यादा हो जाती है। देखिए, जहाँ तक रही बात दमे की, तो दमे का अगर उसका ट्रिगर कोल्ड है जो कि है, तो अवॉइडेंस इज़ द ओनली पॉलिसी। और उसके साथ जो आपकी रेगुलर मेडिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे मुल्क में जो दमा है, अनफॉर्चुनेटली लोग उसको अक्सर एलर्जी के नाम से उसको चेंज कर देते हैं और उसकी दवाई को उस वक्त तक लेते हैं जब तक वो ठीक रहते हैं, और जब वो ठीक हो जाते हैं उस दवाई को बंद कर देते हैं। जब आप दमे की मेडिसिन बंद कर देते हैं तो फिर दोबारा लंग्स में, फेफड़ों में सोजिश होना शुरू हो जाती है, और विंटर में, सर्दियों में ड्राई वेदर की वजह से ये ज़्यादा हो जाती है। फिर वायरल इन्फेक्शन बढ़ जाती हैं। फिर क्योंकि कोल्ड होती है, ठंड होती है, तो लोग इकट्ठे एक रूम में रहते हैं, इस वजह से इन्फेक्शन एक से दूसरों में जाती है। तो यूजुअली जो इन्फेक्शन रेट ज़्यादा होने उनका जो दमा है वो अनकंट्रोल हो जाता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अलामात क्या हैं? पता कैसे चले कि किसी शख्स को दमा हो गया? एक तो आपने बताया कि एक से दूसरे में लगने वाली बीमारी भी है, तो किन चीज़ों की एहतियात की जाए कि ये आगे ना फैले, और फिर किस तरह पता लगेगा कि इस शख्स को दमा हो गया? इब्तिदाई तौर पे क्या अलामत होगी? अच्छा, थोड़ा सा मैं करेक्शन कर दूं। ये दमा एक से दूसरे को नहीं फैलता, वायरल इन्फेक्शन फैलती है। दमा जो है वो यूजुअली जेनेटिक डिसऑर्डर है। 80% इसमें कंट्रीब्यूशन आपके जीन का है, यानी ये ब्लड में होता है। अच्छा, अगर आपको खांसी, सांस में सीटों की आवाज़, चलने से सांस का फूलना या सांस में तंगी है, इन 4 अलामत में अब अगर आप में एक या एक से ज़्यादा अलामत हैं, और ये अलामत किसी वक्त रात को, अर्ली मॉर्निंग, किसी सीज़न में, सर्दियों में, स्मोक में, और कभी आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, अगर यही सारा सिनेरियो आपके साथ हो रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं। मैं रिपीट करूंगा, सांस में सीटों की आवाज़ का आना, चलने से सांस का फूलना, सांस में तंगी, या आपको खांसी का आना, ये 4 अलामत में से कोई भी एक अलामत जो कभी हो और कभी ठीक हो जाए। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि जो एस्थमाटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए जो ये खुश्क सर्दी होती है ये उन पर किस तरह से असरअंदाज होती है? एक तो बारिशें हो जाएं तो वो तो सबके लिए ही ठीक रहता है, लेकिन हम देखते हैं कि जब बारिशें नहीं होती तो हर बंदा ही बीमार हो जाता है, हर बंदे को सांस, नाक, गले की बीमारी शुरू हो जाती है। लेकिन जो एस्थमाटिक पेशेंट हैं यानी कि दमे के मरीज़ हैं, क्या उनके ऊपर ज़्यादा कोई असरअंदाज होता है ये खुश्क सर्दी? बिल्कुल इसका एविडेंस अवेलेबल है कि 80% जो एस्थमा के लोग हैं, 80% उनमें विंटर में एक्सेसरबेशन होती है, यानी उनको हॉस्पिटल या जाना पड़ता है या उसकी वजह से दाखिल होना पड़ता है। विंटर में बेसिकली वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा होती है, और वायरल इन्फेक्शन एस्थमा का ट्रिगर है, यानी एस्थमा को बढ़ा सकती हैं। सो इसका मतलब ये है कि हमें एक प्रिवेंटिव मेजर भी इसमें आ जाता है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वैक्सीनेशन अवेलेबल है, विच इज़ नॉट वेरी कॉस्टली। तो इस वजह से हम इन्हें कहते हैं कि एस्थमा के मरीज़ों को या सांस के मरीज़ों को वैक्सीनेशन ज़ुकाम की ज़रूर लगा लेनी चाहिए जब मौसम बदलने वाला हो, सितंबर अक्टूबर में, और ये अवेलेबल होती हैं हर बड़े शहरों में। बिल्कुल सही है। और इसकी शिद्दत को बचाने के और भी कुछ तरीके हो सकते हैं डॉक्टर साहब? एक तो इन्हेलर का हमने देखा है कि दमे के मरीज़ों के पास होना बड़ा ज़रूरी है, और क्या क्या फ़ौरी तौर पे इक़दाम किए जा सकते हैं, और क्या मुकम्मल ख़ात्मा मुमकिन होता है दमे के मर्ज़ से, या फिर आपको मुसलसल मेडिकेशन या इन्हेलर की ज़रूरत रहती है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और यही देखें इसके साथ प्रॉब्लम और या टैबू अटैच है कि अगर हम किसी को कहते हैं आपको दमा है, स्पेसिफिक किसी यंग फीमेल को, तो उसके घर वाले बेचारे वो आधे रह जाते हैं, डॉक्टर साहब ये दमा नहीं एलर्जी है। मैं बार बार ये बात को करेक्ट करना चाहूँगा कि एलर्जी एंड दमा एक चीज़ के 2 नाम हैं।
और जब ओके। आप कहते हैं कि इसको कैसे मतलब कैसे आप इसको बच सकते हैं, तो मैंने कहा कि जब भी सर्दी है तो अवॉइडेंस इज द बेस्ट पॉलिसी। अब प्रॉब्लम ये है कि आपने अवॉइड करना है तो हीटर लगाने, हीटर अगर गैस के तो प्लीज़ उसको टाइम पे बंद कर लें और उसको एक कंफर्टेबल टेम्परेचर रखें, ज़्यादा वार्म टेम्परेचर ना रखें, बिकॉज जो हीटर गैस के होते हैं ये ऑक्सीजन से ही जलते हैं, तो ऑक्सीजन कमरे की ये कंज्यूम कर रहे होते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। दूसरा ये कि इन्हेलर को रेगुलर लेना चाहिए, इन्हेलर बंद नहीं करना। अगर आपको अस्थमा है तो इन्हेलर इज़ द ओनली ट्रीटमेंट। देखिए, अगर किसी के कान में मसला होता है तो दवाई कान में डालते हैं, आंख में मसला होता है तो दवाई आंख में डालती हैं। अगर सांस का मसला है तो दवाई इन्हेल करनी चाहिए। तो इन्हेलर को रेगुलर इस्तेमाल करें और डॉक्टर से पूछें कि अगर मेरा सांस खराब होता है तो मुझे ये इन्हेलर कितनी दफ़ा और यूज़ कर सकता हूँ, या मुझे और इन्हेलर भी लेना है। तो यूजुअली डॉक्टर गाइड कर देता है कि ये आपका रेस्क्यू इन्हेलर है, इसको आप दिन में 4 दफ़ा एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। जहाँ तक रही बात क्या दमा जो है ये क्योर हो जाता है, तो आई लाइक द नेम ऑफ दिस डिजीज। दमा मीन दम से, इट कंटिन्यूज, इट इज़ अ कंट्रोलेबल डिजीज, ये क्योरेबल नहीं। ओके, ये सारी ज़िंदगी आपके साथ चलता है लेकिन आप कंट्रोल हासिल कर सकते हैं इसके ऊपर। अच्छा डॉक्टर इरफान साहब, ये भी बताइएगा कि जब आप किसी दमे के मरीज़ को, अस्थमैटिक पेशेंट को लेकर जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें भी उनकी बंद करवा देते हैं, लाइक जैसे चावल नहीं खाने, आपने दूध नहीं पीना, दही नहीं खानी, इस तरह की ठंडी चीज़ों से परहेज़ करना है। क्या ये भी ज़रूरी है और अस्थमैटिक पेशेंट को इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, जो फूड एलर्जी है वो एस्थमा में लेस देन 2% कंट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है। अब जिन चीज़ों की आपने बात कही, ये बहुत रेयर है कि हम इन चीज़ों पे के साथ एस्थमा का ट्रिगर जोड़ सकें। लेकिन जब आपने उनकी तरफ से मीडिया में बातें सुनते हैं कि मुझे दूध को कोई 2.5 लाख लीटर दूध जो है वो नाले में बहा दिया गया क्योंकि उसमें दूध तो था ही नहीं, केमिकल थे, तो इन केमिकल से जरूर एस्थमा ट्रिगर हो सकता है, लेकिन दूध से डायरेक्टली इसका ताल्लुक नहीं, अनटिल आपको मैदे का इशू है। जिन चीज़ों से एस्थमा ट्रिगर हो सकता है उसमें नट्स हैं, जिसमें वॉलनट, पीनट, जिसको मूंगफली और अखरोट कहते हैं। जिनसे एस्थमा ट्रिगर हो सकता है वो प्रिजर्वेटिव्स हैं, जैसे केचप्स के अंदर डाले होते हैं, जैसे ये कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर होते हैं, ये आपके एस्थमा को ट्रिगर कर सकते हैं। जो इसके अलावा जो चीज़ें हैं जो ट्रिगर करती हैं, जो लोग इग्नोर करते हैं, उसमें काकरोच बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये जो इंसेक्ट काकरोच है ये एस्थमा ट्रिगर कर सकता है। तो जो खाने की चीज़ें हैं वो बहुत कम रोल प्ले करती हैं, इन्वायरमेंटल बहुत ज़्यादा है। देखिए, आप अभी भी लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स देखिए या मेजर सिटी का एयर क्वालिटी इंडेक्स देखें तो 180-170 के अराउंड है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 4 है, उसके साथ ड्राई कोल्ड एयर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर है हमारे सांस के मरीजों के लिए, और हम देख रहे हैं कि सांस के मरीजों की तादाद में इजाफा ही हो रहा है पिछले कुछ हफ्तों से। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा, जिस तरह आप कह रहे थे कि इन्हेलर जो है वो ले लेना चाहिए, जो कि डॉक्टर रिकमेंडेड होता है, डोज भी रिकमेंडेड होती है, और जो छोटे बच्चे हैं अगर उनको इन्हेलर वो यूज़ करते हैं तो क्या 1 से 2 पफ अगर ज़्यादा हो गए हैं, इसके अंदर स्टीरॉइड्स तो नहीं होते, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो यूज़ करते हैं, और अगर 4-5 साल का बच्चा इसको यूज़ कर रहा है तो कहीं डोज 2-4 के बाद पफ अगर ज़्यादा हो गए हैं तो कहीं ये नुकसानदेह तो नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छे सवाल पूछ रहे हैं आप। अच्छा जी, ऐसा ही है। अब बच्चों को एस्थमा कब डिक्लेयर करना है? 2 और 3 ईयर्स के दरमियान का जो टाइम लाइन है वो ग्रे जोन है, उसमें हम बच्चे को वीजी चाइल्ड कहते हैं, और 3 ईयर्स के बाद यूजुअली हम उसको कॉन्फिडेंटली एस्थमा डिक्लेयर कर सकते हैं। जब हम एस्थमा डिक्लेयर कर देते हैं तो फिर कॉन्फिडेंस, मैं एक बात बता दूं आपको कि आपने इनहेलर ही लेना है, और जो इनहेलर है उसमें मेजर कंट्रीब्यूटर इनहेल्ड कार्टिकोस्टीरॉइड है, यानी स्टीरॉइड हैं। अब इसकी डोज को ज़रा समझ लें। देखिए, इसके अंदर जो डोज होती है बच्चों के लिए वो 50 माइक्रोग्राम या 100 माइक्रोग्राम होती है। माइक्रोग्राम, ये माइक्रोग्राम 1 mg जो है उसका 1000 टाइम्स से भी कम डोज है, समझिए। अब ये जब आपके लंग्स में जाएंगी और लंग्स से जब ब्लड में शामिल होगी तो लेस देन 20% आपके ब्लड में जा रही है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ये किसी हद तक भी खतरनाक लेवल को टच नहीं करते। हाँ, अगला सवाल आपका इंपॉर्टेंट है कि हमने कितनी दफा लेना है, यही तो आपको डॉक्टर ने बताना है कि ये पफ आप 1 से 2 दफा ले सकते हैं। इससे ज्यादा अगर जरूरत पड़ेगी तो एड ऑन थेरेपी भी है, यानी और कुछ टैबलेट फॉर्म में भी चीजें अवेलेबल है, या वक्ती तौर पे हम आपको नेबुलाइजर भी दे सकते हैं। तो ये जो जब बच्चा है उसकी माँ को भी डॉक्टर बनना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है कि ये अलामत से वो ट्रिगर होगा तो मैं नेबुलाइजेशन ऐड करूंगी या मैं इनहेलर की डोज बढ़ा दूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, इनहेलर की टेक्निक, इसको समझना चाहिए। एस्थमा के जो मरीज हैं 50% से ज़्यादा वो इस वजह से ठीक नहीं होते क्योंकि उनके इनहेलर की टेक्निक ही ठीक नहीं होती। तो इनहेलर की टेक्निक को ज़रूर समझें और पूछें कि हमने कैसे लेना है।
ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, पता लगाने के लिए या डायग्नोज करने के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं दमे के जो करवाए जाएं, और वो कौन सी कंडीशंस हैं जिस पर आपने घर पे नहीं बैठना और आपने फौरी तौर पे इमरजेंसी में या किसी डॉक्टर से रुजू करना है? ये दोनों चीज़ें अगर आप बता सकें। अच्छा जी, टेस्ट भी अवेलेबल है और रिलेटिवली चीप टेस्ट है, कोई महंगा टेस्ट नहीं है। हमारे पास 2 टेस्ट अवेलेबल हैं। एक होता है स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री इज़ अ टेस्ट जिसमें आप फूंक मारते हैं और एक ग्राफ आपका बनता है, और उसके बाद हम एक इनहेलर देते हैं और देखते हैं आपके ग्राफ में इंप्रूवमेंट कितनी आई, उससे हम आपका एस्थमा कंफर्म कर देते हैं। एक और टेस्ट भी है, उसको पीक फ्लो मीटर कहते हैं, उसमें आप ब्लो करते हैं और एक आपका लेवल आ जाता है। ये 2 चीज़ें जो हैं ये एस्थमा को डायग्नोज करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा अब वेरी इंपॉर्टेंट सवाल जो आपने पूछा, देखें अगर आपका कंफर्म हो गया है और आपने अपने इनहेलर रेस्क्यू इनहेलर की डोज जो डॉक्टर ने आपको बताई थी कि 1 या 2 दफ़ा आप ले सकते हैं, आपने वो ले ली है, और उसके बावजूद आपके सांस की रफ्तार 30 से ज़्यादा है, आपके हार्ट रेट 120 से ज़्यादा है, यू आर अनएबल टू कंप्लीट सेंटेंस इन अ सिंगल ब्रेथ, यानी आप अपनी बात मुकम्मल नहीं कर पा रहे, तो ये वो अलामत है। इसका मतलब है कि आपको हॉस्पिटल जाना है और आपको इसमें देर नहीं करनी। आप हॉस्पिटल जाएंगे तो वहाँ पे हो सकता है डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगाए, हो सकता है डॉक्टर आपको नेबुलाइजेशन एडवाइस करे या फर्दर मैनेजमेंट प्लान डिजाइन करे। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद थे, प्रोफेसर ऑफ पल्मोनोलॉजी। और अगर आपके बच्चे को अस्थमा का मसला है, दमे का मसला है, एस्थमेटिक है बच्चा या बड़ा, तो आपको डॉक्टर से एक बार रुजू ज़रूर करना चाहिए ताकि वो आपको बता सकें तशख़ीस के बाद कि आपके बच्चे को कौन सी मेडिसिन या कौन सा इनहेलर और कब और कैसे इस्तेमाल करना है, ताकि ज़्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह है, आप वो भी नुकसान पे भी ना चले जाएं, अपने बच्चे या बड़े को ठीक करते करते आप कोई और मसाइल ना पैदा कर लें। इसलिए डॉक्टर से बर वक्त रुजू बहुत जी हाँ। और वो तमाम लोग जो चाय के बड़े शौकीन हैं उनके लिए बड़ी खबर आ चुकी है, बड़ी खुशखबरी है कि अब अगर उन्हें चाय नहीं मिल रही, तलब बहुत ज़्यादा हो रही है या डॉक्टर ने चाय पीने से मना किया है, तो फिर अब इसकी खुशबू वाला परफ्यूम आप लगा सकते हैं। लेकिन आपको पता है आपकी इस बात पे लोग गुस्सा कर जाएंगे, मतलब चाय की बेअदबी। अच्छा, ये मैंने नहीं किया क्योंकि ये एक लग्जरी ब्रांड है, शरारत प्राडा ने किया। प्राडा ने, एक प्राडा जो पहले जिनकी बैग्स या जूते या डिफरेंट लेदर की चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें उनकी मशहूर थी, अब उन्होंने परफ्यूम लॉन्च किया जिसमें से आपको चाय की खुशबू आए। अरे वाह, यानी कि इतनी मोहब्बत चाय के साथ वही कर सकता है जो चाय से इतना ज़्यादा उन्स रखता है या जिसका चाय से इतना ज़्यादा लगाव है। तो इन्फ्यूजन डिसेंट्रल चाय नामी परफ्यूम है, लॉन्च किया गया है प्राडा की तरफ से। वीडियो में एक सिर्फ ब्राउन रंग की परफ्यूम बोतल दिखाई गई है और इसमें क्रीमी चाय को संदल की छाल पर बहते हुए दिखाया गया है। तो यानी कि आपको और भी लुभाने की कोशिश की जा रही है इसकी ब्रांडिंग करते हुए, इसकी प्रमोशन करते हुए। तो पस मंज़र में सब्ज़ इलायची के दाने भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसको ये कहा जा सकता है कि मसाला टी है, क्योंकि आप देख रहे हैं इसके अंदर संदल भी है, इसके अंदर आपको इलायची भी नजर आ रही है, तो इसको आप मसाला टी समझ सकते हैं। लेकिन अगर आपने परफ्यूम लगा ली है ना, तो आपको अपने पास से ऐसी महक आती रहेगी, आपको लगेगा ये भी हो सकता है कि चाय आपके ऊपर गिर गई है। जी, आपको लगेगा कि आपने चाय पी ली है। तो जो बहुत ज़्यादा शौकीन है वो 1 कप की बजाय, जो 4 कप की बजाय 1 कप पे आना चाहते हैं, वो 1 कप चाय पिए और साथ में थोड़ी सी परफ्यूम अपने ऊपर डाल लें। कोई गलती से भी समझ सकता है कि आप चाय बनाने वाले हैं या आप उस होटल पे काम करते हैं, इसलिए आपके अंदर से चाय की इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही है। लेकिन बहरहाल प्राडा ने ये इनिशिएटिव लिया, उम्मीद करते हैं कि ये लोगों को पसंद भी आए। बहरहाल इसकी जो कीमत है लगभग 53,200 रुपये बनती है पाकिस्तानी, और इसलिए आप इसे आसानी से खरीदने के काबिल नहीं होगा। तो आप थोड़ी सी पत्ती जो है उसको छिड़क लीजिए अगर आपको बहुत ही दिल। बिल्कुल। लेकिन जी, अगर आप परफ्यूम भी पसंद करते हैं और चाय वाली परफ्यूम आपको मिल जाए तो इससे अच्छा ही क्या है। अच्छा, जब आ जाते हैं हम सितारों की चाल क्या कहती है, सितारे बुर्ज हमारी ज़िंदगी पर किस तरह से असरअंदाज होते हैं, या फिर जब सितारे मूवमेंट करते हैं तो हमारी अपनी चाल क्यों बदल जाती है या हमारे हाल क्यों बदल जाते हैं, इस पर बात करेंगे। सारा काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल, सारा काज़मी मौजूद है, माहिर इल्मे नजूम। वेलकम टू शो कहेंगे सारा साहिबा आपको। आप ठीक ठाक हैं? थैंक यू जी। सारा साहिबा, क्या कहते हैं सितारे? 1 बाय 1 एक तो आपसे जानेंगे, लेकिन ओवरऑल भी जानेंगे कि ये हफ्ता ओवरऑल कैसा रहेगा। अच्छा, ये हफ्ता जब हम ट्रांसलेट जब रीडिंग कर रहे होते हैं तो हम मून से हम करते हैं, तो मून एवरी 54 आवर्स ट्रांसलेट करता है 12 हाउसेज में। जैसे हमें पता है कि हमारे 12 हाउसेज होते हैं एस्ट्रोलॉजी में, तो दे मूव अराउंड एवरी 54 आवर्स। इस हफ्ते 8, 9 और 7th हाउस में, 7th, 8 और 9th हाउस में भी ट्रैवल करेगा मून हमारा, जो ट्रांसलेट करेगा। और इसका जो मेन मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ, 13 से 16
जनवरी की अर्ली मॉर्निंग तक ये टाइम पीरियड ऐसा है कि आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट एनीवन हु इज ट्राइंग और थिंकिंग टू लॉन्च एनीथिंग या साइन अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी नई चीज़ अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, तो ये 2 दिन ज़रा थोड़े से 54 आवर्स अवॉइड कर लीजिएगा। उसके अलावा इट इज़ अ गुड वीक, इंशाल्लाह वो हम 1 बाय 1 लेते हैं, मगर ये जो मैंने 2 मेंशन किए इसको ज़रा अवॉइड कर लीजिएगा डेट्स को, टू ट्राई एनीथिंग न्यू। बाकी आप नॉर्मल रूटीन में जो होती हैं चीज़ें वो बिल्कुल ठीक। ओके, अब हम इसके बाद एरीज से शुरू करते हैं। हाँ, एरीज से जो होता है तो उसके 7th, 8th और 9th हाउस में जाएगा, तो दे विल बी हैविंग अ वेरी गुड टाइम विद देयर बेटर हाफ, स्पाउस के साथ अच्छे रिलेशनशिप रहेंगे। अगर दे आर बिजनेस पार्टनरशिप तो ओवरसीज से कोई भी इन्वेस्टमेंट का एक उनको गेन्स मिल सकते हैं, एवरीथिंग वो काफ़ी अच्छा रहेगा। बीच में जो मैंने बताया जैसे मून स्कॉर्पियो, पहले ये अगेन इनके 8th हाउस में आएगा। 8th हाउस में मून को अच्छा कंसिडर नहीं किया जाता, अनसेटल अनकंफर्टेबल रहना, उसको ये इंडिकेशंस आती हैं इसके अंदर, तो दे माइट गेट थोड़ा सा एजिटेटेड और थोड़ा एंजाइटी थोड़ा ट्रिगर हो सकती है, तो जस्ट स्टे पुट एंड ना कोई भी ऐसा कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन ना लें। बाकी 9th हाउस में जब है ना इनका ट्रैवल करेगा बाय द एंड ऑफ द वीक, दैट विल बी अ गुड टाइम पीरियड, ट्रैवल के लिए अच्छा रहेगा, गेन्स के भी अच्छा रहेगा, तो तब इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो उनको लॉन्ग टर्म फायदा हो सकता है। तो एरीज के लिए बस ये 2 दिन छोड़ के इट विल बी अ गुड वीक। देन वी विल मूव टू टॉरस। टॉरस की ये 7th, 6th, 7th और 8th हाउस में जाएगा। 6th हाउस में जब आता है तो ये डेली रूटीन और वर्क लाइफ होती है, ये काफ़ी अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। दे विल बी मोर प्रोडक्टिव इन देयर वर्क, फिर एक्सपेंशन भी हो सकता है चीज़ों का। दे माइट थिंक दे ना थोड़ी सी या तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी या तो ये खुद जो अगर अपना काम करते हैं तो उसमें एक्सपेंशन आएगा। इनका जो 8th हाउस में इनका रिलेशनशिप का हाउस में आएगा, उसमें थोड़ा ख्याल रखना है। अगर कोई भी ऐसी हिडन चीज़ें इनकी रिलेशनशिप में है तो प्लीज़ कम अप विद सम क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी इन योर रिलेशनशिप, तो ये ज़रा प्रोलॉन्ग करेंगी अच्छी चीज़ें, वरना भी नेगेटिविटी इनको ज़रा घेरे रहेगी इस हफ्ते बिटवीन स्पेशली द 2 मेंशन। लास्टली इनका 9th हाउस में, तो connect with some mentor or some a good astrologer for a good reading, for a good clarity of mind, तो ये भी काफी अच्छा रहेगा इनके लिए, काफी क्लैरिटी इनको बेस रहेगी, तो that will be a good time for them by the end of the week. जेमिनाई के लिए बहुत अच्छा वीक ये रहेगा टू स्टार्ट विद। इफ दे आर सिंगल दे माइट मीट समवन और दे कनेक्ट विद समवन इन्फ्लुएंशियल, कोई पर्सनालिटी से इनका कनेक्शन हो सकता है। बस थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि दे माइट पुट अप अ इमेज ऑफ देमसेल्फ कि वो जैसे है नहीं, तो ज़रा थोड़ा सा खुल के इतना ओवर शेयर मत करें तो आपको प्रॉब्लम हो आगे जाके, बट इट विल बी अ गुड टाइम फॉर देम टू कनेक्ट विद समवन न्यू इफ दे आर सिंगल। इसके बाद जो इनका एक 6th आ रहा है उसमें ये कि थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, इनको माइंड में शायद आए कि स्विच कर लें जॉब और समथिंग, या अभी से हम करना शुरू कर दें या कोई है, अगर उनको बीच में करना होगा तो अवॉइड करें, नेक्स्ट वीक ज्वाइनिंग कर लें, तो दैट विल बी गुड बेटर फॉर देम। लास्टली जो एक उनका पीरियड है, इट्स अ गुड टाइम पीरियड फॉर देम टू ट्रैवल विद देयर स्पाउस, विद देयर पार्टनर्स इफ दे वांट टू ट्रैवल, तो ये काफी चीजें अच्छा है, और वो भी अपने स्पाउस अपने पार्टनर के साथ। देन मूविंग ऑन टू कैंसर। कैंसर के ये हमारे 4th हाउस में, 5th एंड 6th हाउस में ट्रैवल ट्रांसिट करेगा मून दिस वीक, एंड इट विल ब्रिंग अ डोमेस्टिक पीस इन देयर लाइफ, काफ़ी अच्छा रहेगा। कुछ ट्रैवल प्लान्स हैं, अगर इफ दे आर प्लानिंग टू डू सम इमिग्रेशन प्रोसेस, स्टार्ट कुछ करना चाहते हैं, दिस वीक इज़ वेरी गुड। अगर वो ऑलरेडी सोच रहे हैं और पेपर वर्क डन है तो दिस वीक विल बी वेरी बेटर। ये 2-3 डेज हैं, ये इसको आप ज़रा थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, अदरवाइज वेरी गुड टाइम पीरियड फॉर अप्लाइंग फॉर इमिग्रेशन। 5th हाउस इनका अगेन बहुत अच्छा है, they could get a gain through speculation isn't like stock market या कुछ भी ऐसी चीज हो, a crypto also, मगर again ये personal individual chart पे भी depend करता है, but it's a general thing that they will be getting some gains, monetary gains this week इंशाल्लाह। लास्टली बस ये कि कुछ वर्क से रिलेटेड कुछ ट्रैवल इनका इंडिकेशन आ रहा है, या तो ये वर्क रिलेटेड करेंगे या तो ये अपना ही कुछ ऐसा ट्रैवल इनका काम ऑन ट्रैवल होगा या एट वर्क फ्रॉम होम भी हो सकता है, तो ये काफी अच्छा है। बस थोड़ा सा लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन जरा ना अवॉइड कीजिएगा करना इस वीक जरा, तो क्या अच्छा काम रहे इंशाल्लाह उनका। देन वी विल मूव टू वर्गो। वर्गो का ये आपने लियो आई थिंक मिस कर दिया सारा। लियो मैंने बताया, लियो मैंने सॉरी मेंशन नहीं किया था, ओके या सॉरी अबाउट दैट। हाँ, फिर वर्गो है। वर्गो की ये 2nd, 3rd एंड 4th हाउस में आएगा। ये 2nd हाउस में जब आता है मून इज वेरी गुड ना, आप क्या कहते हैं ना, ओमेंस काफी अच्छी चीजें लेकर आता है। एक तो मॉनेटरी गेन्स होंगे, फैमिली के साथ अच्छे रिलेशनशिप होंगे, और ये अगर कोई विश लिस्ट में या बकेट लिस्ट में अगर ये कोई चीज है लॉन्ग टर्म जो होगा वो एक मुझे होती हुई नजर आ रही है, तो इट्स अ गुड टाइम पीरियड इफ दे वांट टू बाय समथिंग। बस अगेन आई एम मेंशनिंग द वर्ड द 2 dates व्हिच आई मेंशन प्रीवियसली शुरू में स्टार्ट में, वो एक बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा
ये है कि इनको जरा थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा कि अपनी जो इवेंट्स ये लोग इस बार अटेंड करें, तो इट कुड बी कि वो उनको जरा थोड़ा सा कंफ्यूजन में ला सकता है, ऐसे लोगों से मिला सकता है जो उनको नुकसान दे सके, तो जस्ट बी केयरफुल इन दैट। वो इनका काफी जी। अच्छा सारा ये भी बताइएगा कि लियो के बारे में एक बार फिर से, क्योंकि स्किप हो गया, हम जान नहीं पाए लियो के बारे में। श्योर, लियो का ये थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ हाउस में आएगा। थर्ड हाउस में क्या होता है, एम्पलीफाई करता है इनका, क्या कहते हैं, स्पीच एम्पलीफाई करेगा, इनको करेजियस बनाएगा, दे विल बी एबल टू फाइट फॉर देयर राइट इंशाल्लाह। ये काफी इनको एक अच्छा टाइम पीरियड इनके लिए अच्छा होगा। बस इनको ये ख्याल रखना है इनको डोमेस्टिक लाइफ में कोई भी इश्यूज ऐसा क्रिएट ना करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कि ना कोई भी अगर ऐसे आर्गुमेंट में ना पड़े जो उनको प्रॉब्लमेटिक पोजीशन में डाले उनको आगे जाके, क्योंकि आगे जाके थोड़ा इनका टाइम जरा थोड़ा सा वनरेबल मुझे नजर आ रहा है। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट टाइम दे शुड करंटली अवॉइड देम पुटिंग देमसेल्फ इन अ पोजीशन जहां पे इनको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े घर वालों की तरफ से, वो बस ख्याल रखिएगा बस इसका। डन। देन हम लिब्रा पे आए। जी बिल्कुल, आइए। जी जी। अच्छा, लिब्रा की अगर हम बात करें तो लिब्रा की फर्स्ट हाउस में आ रहा है, सेकंड एंड थर्ड हाउस में। तो जब हम ये भी फर्स्ट हाउस में आता है लिब्रा के लिए, तो दे विल फील मोर बैलेंस about their relationship, about their partnership, any kind of relationship they have, be it personal or professional, they will feel much balanced। क्योंकि लिब्रा का आपको पता है, आपको साइन होता है एक उसका तराजू का साइन आपको आता है, वो बैलेंस आउट करने की कोशिश करते हैं। दिस वीक दे विल फील मोर बैलेंस्ड इंशाल्लाह ताला। जो उनका ना सेकंड का बीच का जो टाइम होगा ना, सेकंड मिड फेज ऑफ द वीक होगा, वो जरा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। तो पे या फैमिली एक्सेस इनहेरिटेंस पे उसका ख्याल रखिएगा कि उस टाइम पे कोई भी चीज ऐसे नहीं करें फाइन। थर्ड इनका काफी अच्छा रहेगा डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए, तो डोमेस्टिक ट्रैवल कीजिए। और बस ये कि बिफोर डूइंग एनी ट्रैवल एंड एनीथिंग प्लीज गिव सदका, और अदरवाइज अगर अवॉइड कर सकते तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके अच्छा, अब फिर देन वी आर गोइंग टू फॉर स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए 7th हाउस में आएगा। इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर देयर इंट्रोस्पेक्ट करना, या अपने पार्टनर के साथ कुछ चैरिटी वर्क करना, अपना देखना लाइफ का क्या इक्वेशन चल रहा है एंड एवरीथिंग, टू डिस्कस थिंग्स पीसफुली। बट यस, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स आ सकते हैं जो उनको थोड़े से प्रॉब्लमेटिक सकते हैं, तो जरा ख्याल रखिएगा अपना बजट का, wherever you go and everything, तो उस चीज का ख्याल रखिएगा। ओके, और लव लाइफ कैसी रहेगी जी स्कॉर्पियो के लिए? देखिए, इनका अभी लव लाइफ, मैंने बोला कि अपने पार्टनर के साथ कोई भी ये प्लान कर सकते हैं, ट्रिप, शॉर्ट ट्रिप टू अनवाइंड, कोई भी कोई इशू हो, मतलब अपने पार्टनर के साथ इनकी लव लाइफ बहुत अच्छी होगी, बहुत कुछ प्लान कर सकते हैं, लेकिन आए बाएं शाएं करने की जरूरत नहीं है। वो हाँ, they need to reevaluate where they stand in the relationship. This is a very good time कि वो क्या चाहते हैं in their relationship. ओके, जबरदस्त। अच्छा, now moving on to Sagittarius। Sagittarius के ये 11th एंड 12th और फर्स्ट हाउस में जाएगा। 11th हाउस हमारे फ्रेंडशिप सर्कल को, हमारे नेटवर्क सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, तो ये इस टाइम जरा अच्छा टाइम पीरियड गुजार सकेंगे। फ्रेंड्स विल बी मोर सपोर्टिव, देयर नेटवर्क विल बी मोर सपोर्टिव। तो कोई भी काम अगर करना चाहे, वो जो है ना, एक होता है नेटवर्क बेस्ड होता है कि किसी के थ्रू काम कराना हो, दिस इज द राइट टाइम फॉर देम टू आस्क फॉर अ फेवर फ्रॉम अ फ्रेंड, तो ये काफी इनको अच्छा रहेगा। 12th हाउस में जब ये ट्रैवल करेगा तो अगेन ये एक्सपेंडिचर्स काफी जॉइंट एसेट्स के कुछ मुझे नजर आ रहा है। अगर जॉइंट एसेट्स है तो यू नीड टू बी केयरफुल। कोई भी काम अपने जो उनके, चाहे वो उनका प्रोफेशनल पार्टनर हो या अपना पर्सनल अपना रिलेशनशिप हो, कोई छुपा के बात नहीं करनी है, वरना इट विल क्रिएट मोर ऑब्स्टिकल्स फॉर देम इन फ्यूचर रिलेटेड टू फाइनेंस, तो दे नीड टू बी केयरफुल इन दैट। जबरदस्त, बिल्कुल ठीक। और आगे कौन है? फिर हम कैप्रिकॉर्न पे मूव ऑन करते हैं। कैप्रिकॉर्न का ये 10th हाउस में 11th एंड 12th में जाएगा। 10th हाउस में जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिजनेस अपना स्टार्टअप कर रहे हैं, उनके लिए काफी अच्छा है टू अक्यूमुलेट फंड्स और एनीथिंग लाइक दैट, ये काफी अच्छा रहेगा। कुछ सॉफ्ट पावर लीडरशिप की भी नजर आ रही है एट द वर्क स्पेस, तो दैट विल बी गुड। बस उनको ये ख्याल रखना है अपना कि अपना जो अपना फ्रेंडशिप सर्कल है, कुछ भी ऐसी चीजें हैं जो है ना, वो ओवर शेयर ना करें चीजों से। ये इनका जरा, इनका जो फ्रेंडशिप सर्कल है वो जरा थोड़ा सा मुझे है ना अनस्टेबल नजर आ रहा है, नॉट रिलायबल एट द मोमेंट। सो कीप योर थिंग्स टू योर एंड, अपने पास रखें until unless it's done, so then you can share with your friends, so that will bring more positivity in their work and everything. Lastly, बस ये कि ओवरसीज प्लान्स, ओवरसीज ट्रैवल्स के लिए ये काफी अच्छा है, या जो लोग यहाँ पे बैठ के फ्रीलांसिंग और ये करते हैं काम, उनकी कनेक्टिविटी के लिए काफी अच्छा टाइम पीरियड होगा फॉर कैप्रिकॉर्न। जी
ठीक है, आप सांस ले लीजिए सायरा, आप तसल्ली से, आप हाँ। तसल्ली से पानी पीजिए, सांस लीजिए, हमें कोई जल्दी नहीं है। I tend to speak very fast, so I start नहीं, बहुत यार अच्छा है। नॉर्मल, आप बहुत अच्छा बोल रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं आप। अब बारी कैप्रिकॉर्न की। जी सॉरी, कैप्रिकॉर्न की बारी अब। कैप्रिकॉर्न का मैंने जैसे बताया कि उनका काफी अच्छा रहेगा वर्क स्पेस जो होगा उनका, जो सॉफ्ट लीडरशिप इनको मिलती नजर आ रही है। फॉर एंटरप्रेन्योर्स इट्स वेरी गुड फॉर एक्यूमुलेटिंग फंडिंग्स एंड एवरीथिंग। जो उनका है ना, जो नेटवर्क सर्कल है, बस उसमें थोड़ा ख्याल रखना है कि डू नॉट ओवर शेयर एट द मोमेंट। वंस थिंग्स आर डन देन यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स, तो वो काफी अच्छा उनके लिए साबित होगा। अभी करेंगे तो जिसको नजर लगना या कुछ ऐसी चीजें, ये जरा थोड़ा सा वल्नरेबल है उस साइड पर, तो वो जरा थोड़ा सा ख्याल रखिए। और ओवरसीज के लोगों के लिए जो फ्रीलांसिंग करते हैं या अगर बाहर जाने का ट्राई कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड टाइम फॉर द कैप्रिकॉर्न्स। बिल्कुल ठीक। अब बारी आ गई है एक्वेरियस की। एक्वेरियस के लिए ये 9th में, 10th में और 11th में जाएगा। तो जब हम 9th में देखते हैं, 9th में इनको काफी, मुझे कुछ अच्छा फॉर्च्यून, कुछ गुड मनी नजर आ रहा है मुझे। कुछ लॉन्ग डिस्टेंस अगर रिलेशनशिप में है तो वो काफी मुझे बेनिफिशियल होते हुए नजर आ रही है। यू कैन प्लान अ मीट अप और समथिंग लाइक दैट, वो काफी उनके लिए अच्छा रहेगा। जो एजुकेशन के लिए अगर बाहर जाना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए भी, काफी स्टूडेंट्स के लिए विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर देम। तो दे शुड प्रिपेयर दिस वीक, दे शुड यूज दिस वीक एज अ इम्पॉर्टेंट टाइमलाइन फॉर देम। तो ये काफी उनके लिए अच्छा रहेगा। जो उनके वर्क वाइज है उसमें थोड़ा सा ख्याल रखना है कि कोई भी ऐसा काम है जो प्रोजेक्ट है उसको बिफोर डेडलाइन अगर कंप्लीट कर लें, दैट विल बी बेटर, बिकॉज फिर थोड़ा सा एंजाइटी ट्रिगर करेगी, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। टाइम कम हो गया हमारे पास, स्पाइसेस क्या कहता है उसके बारे में जल्दी से बता दीजिए। प्राइसेस के लिए ये हमारे अगेन ये हमारे उनके 7th, 8th और 9th हाउस में जाएगा। दैट विल बी अ टाइम फॉर देम टू ना, एक थोड़ा सा इनका एक टाइम पीरियड ऐसा चल रहा है जो थोड़ा नेगेटिविटी की तरफ है। तो स्पाउस से जरा थोड़ा सा कोई भी आर्गुमेंट में ना पड़े, क्योंकि कुछ मुझे सेपरेशन या कुछ ऐसी चीज मुझे नजर होती हुई नजर आ रही है। तो ट्राई टू इग्नोर दैट, थोड़ा सा है ना एक फॉरगिविंग जरा नेचर रखे टुवर्ड्स योर पार्टनर, देन थिंग्स विल बी बेटर। और कोई भी ऐसी चीज है अपना, जो भी नेगेटिविटी अगर कोई क्रिएट हो रही है, ट्राई नॉट टू ओवरथिंक, बिकॉज ये चीजें है ना एक्सक्लेट कर सकती हैं, दैट विल कॉज देम एंजाइटी एंड ओवरथिंकिंग। तो थोड़ा सा ये चीजें ख्याल रख रही है। अदरवाइज दे नीड टू गिव सम टाइम टू देयर मीट सम फॉर थेरेपीज और समथिंग लाइक दैट व्हिच विल हेल्प देम इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सारा, आपने बहुत अच्छे से बताया हमारा हफ्ता कैसा गुजरने जा रहा है, क्या एहतियात करनी है, किन चीज़ों को करना है और क्या नहीं करना। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखिए। बाकी अल्लाह ताला की मेहनत कीजिए और लग कर अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए, अपने आसपास के माहौल को बेहतर बनाने के लिए काम कीजिए। बिल्कुल जी। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताएंगे कि मारूफ रोमानवी शायर अहमद फराज की 95वीं सालगिरह आज मनाई जाएगी। तरक्की पसंद और इनकलाबी शायर सैयद अहमद शाह मारूफ अहमद फराज ने अपने लफ्ज़ों से शायरी की है और नई जहतों तक इसे पहुंचा दिया है। बहुत से नामवर गुलकारों ने अहमद फराज की शायरी को 4 चांद लगा दिए हैं, और जिसमें बड़ा ही मशहूर उनका शेर भी था, हमेशा देर वो इनका नहीं था, वो एक और शायर थे। और हम मेहदी हसन की बात करें, मैडम नूर जहां हैं, उन्होंने बहुत सी गज़लें अहमद फराज की गुनगुनाई हैं और खूब शोहरत पाई है उससे। और 6 दहाइयों पर मुहीत अदबी ज़िंदगी पर अहमद फराज को कई एज़ाज़ात से भी नवाजा गया, जिनमें हिलाल इम्तियाज़, तारा इम्तियाज़, हिलाल पाकिस्तान और निगार अवार्ड भी शामिल है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ शायरी और जो कि दिलों में उतर जाता था और आज भी उसी तरह से महसूस किया जाता है। बहुत ही खूबसूरत शायर थे जिन्होंने अपने आप को न सिर्फ इस जगह पे मनवाया जहाँ पर बहुत सारे और भी अजीम शायर मौजूद थे। और अभी बात करेंगे ईरान में 2 हफ्तों से जारी हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में अब इस वक्त शिद्दत आ चुकी है। पूरे खित्ते को अब तशवीश में मुब्तला कर दिया है इन मुजाहिरों ने। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक कम अज़ कम 192 अफराद जान से हाथ धो बैठे हैं, जबकि सैकड़ों अफराद जख्मी हैं, हज़ारों गिरफ्तार हो चुके हैं। जबकि दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात ने सूरत हाल को मजीद हसास बना दिया है। वो कहते हैं कि अब गैर फौजी अहदाफ को निशाना बनाने पर गौर किया जा रहा है। जी, और लग तो यही रहा बज़ाहिर कि डोनाल्ड ट्रंप इसी वक्त के इंतज़ार में थे कि अंदर से हालात कमज़ोर हों, तखरीबकारी हो, खाना जंगी हो और उसके ऊपर फिर धावा बोल दिया जाए। क्या सूरत हाल, क्या रुख इख्तियार कर सकती है? हमजा रिफत हुसैन साहब माहिर आलमी अमूर हमारे साथ मौजूद हैं। हमजा साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। एक तो ये जो मुजाहरे हो रहे हैं उसके अंदर ये बड़ा आसानी से कोई भी जज कर सकता है कि ये ईरान की तो आवाम नहीं है जो मस्जिदों को भी जलाया जा रहा है, जिस किस्म का असलहा इसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है और एक तखरीबकारी का एलिमेंट इसमें शामिल हो चुका है। तो एक तो इस सिचुएशन को कंट्रोल करना कितना बड़ा चैलेंज होगा ईरान की मौजूदा गवर्नमेंट के लिए, और क्या ये एक बेहतरीन वक्त हो सकता है इजराइल के लिए, अमेरिका के लिए ईरान पर धावा बोलने के लिए, जिसका काफ़ी
काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे थे, क्या ये वही वक्त आन पहुंचा है या अभी ऐसी सूरत हाल आपको दिखाई नहीं दे रही? देखिए, मैं रिस्पेक्टफुली आपसे इत्तेफाक नहीं करूंगा। मेरे ख्याल से जो अवाम है ईरान की, वो ठीक है कि इसराइल ने, मोसाद ने और CIA ने मिल के कोशिश यही की है कि एहतजाज जो लोग कर रहे हैं, जो मुजाहिरीन हैं, उनकी फंडिंग को करके और बेसिकली रजीम चेंज के ऊपर तो वो बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। पर मसला ये ईरान की लोकलाइज्ड इकोनॉमी का है। जो उनके रियाल है, जो उनकी करेंसी है, वो बहुत ज़्यादा डिवैल्यू हो चुकी थी, जिसकी वजह से आपको जो बेसिक एसेंशियल्स हैं, जो हाउस सप्लाईज हैं, और आप खुद देखें ना कि इस मुजाहिरीन की अगर आप कॉम्पोजिशन को उठा के देखें, ज़्यादातर लोग ताजर हैं, ट्रेडर्स हैं, ये लोग वो मर्चेंट्स हैं, ये लोग कंज्यूमर्स हैं। तो मेरे ख्याल से जहाँ तक ये बात ठीक है कि ईरान के अंदर रजीम चेंज जो है वो आपको नज़र आ रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, जो सिंबलिज्म हुई हुई है, जहाँ पे शाह ईरान के झंडे को लहराया जा रहा है और ईरान का जो मौजूदा झंडा है उसके ऊपर जो है नाउजुबिल्लाह बेसिकली पैर उसके ऊपर रखा जा रहा है, उसको जलाया भी जा रहा है। उसके साथ आयतुल्ला की जो तस्वीरें हैं उनको भी जलाया जा रहा है। वो तो एक एजेंडा ड्रिवन चीज़ तो एक ज़रूर है, और मेरे ख्याल से रजीम जब तक इसका कोई सियासी और माशी हल नहीं निकालेगी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा प्रोटेस्ट को क्वेल करना। तो अमेरिका बिल्कुल ऐसे ही, और ये जैसे एक्सपैंड होता चला जा रहा है। लेकिन जिस तरह से आप भी डिसएग्री कर रहे हैं इस बात से हमजा साहब के, ये कोई और नहीं, ये ईरानी लोग ही हैं, ये ईरानियंस ही हैं जो कि इस वक्त मुजाहिरे में शिरकत कर रहे हैं, और उसमें बहुत सारे ताजिर आपने कहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो बयानात हैं वो कहते हैं कि फ़ौजी जो गैर फ़ौजी अहदाफ हैं उनको निशाना बनाने की कोशिश भी की जाएगी, और मुजाहिरीन की खुली हिमायत का उन्होंने इंदिया दे दिया है। तो लगता तो यही है कि ये प्री प्लान हो रहा है, जिस तरह से आयतुल्ला खamenei के वहाँ पर बैनर्स जलाए जाते हैं, उनकी तस्वीर को नजर आतिश किया जाता है, यहाँ पर दंगे फसाद इस्लाम अगेंस्ट किए जाते हैं। तो ये ईरानियंस कैसे हो सकते हैं? और डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो बयानात हैं ये तो वाज़ेह तौर पर एक मैसेज है कि उसको हवा देने वाले या इस आग को मज़ीद बढ़ावा देने वाले डोनाल्ड ट्रंप साहब ही हैं या अमेरिका खुद है? जी बिल्कुल ऐसे है, पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट अभी आया है कुछ घंटे पहले। वो कह रहे हैं कि ईरानियन लीडरशिप मेरे साथ मुज़ाकरात करना चाह रही है, जो बड़ी हैरानकुन चीज़ है, क्योंकि उनके जो सदर है मसूद पेज़ेश्कियां और जो उनकी जो सुप्रीम लीडरशिप है वो तो कह रहे हैं कि हम अमेरिका को तबाह कर देंगे, हम उनके एयर बेसिस को तबाह कर देंगे, हम इसराइल जो एक ऑक्यूपेशन रजीम है उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो मुज़ाकरात की तो ऐसा कोई बात नहीं है, पर ये बात ज़रूर है कि अगर तो फोर्स इस्तेमाल किया जा रहा है प्रोटेस्टर्स के खिलाफ। एक तो बात यह है कि बहुत मुश्किल होता है क्रेडिबल इंफॉर्मेशन निकालना जब इस तरह के कोई हालात होते हैं। ईरान के अंदर जो इंडिपेंडेंट मीडिया है वो दैट इज़ एक्सट्रीमली स्टाइफल्ड, उसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको कॉन्ट्ररी नैरेटिव्स नहीं नज़र आ रहे होते। पर हम ये कह सकते हैं कि 190 से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस वक्त हलाक हो चुके हैं, कैजुअल्टी टोल बढ़ती जा रही है। तो अगर फोर्स इस्तेमाल किया जाएगा तो अमेरिका को हम रूल आउट नहीं, अभी हाल ही में निकोलस मडूरो की हुकूमत को उन्होंने गिरा दिया वेनेजुएला के अंदर, और बाकी कोलंबिया को थ्रेट्स मिल रही हैं, ब्राज़ील को थ्रेट्स मिल रही है। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो एक इंटरवेंशनिस्ट हैं, और इस चीज़ का खदशा जो है वो तेहरान को हमेशा से रहेगा। बट दिस इज़ अ होम ग्रोन प्रॉब्लम। सिंपल सी बात यह है कि आपको याद होगा 2009 के अंदर भी जब एहतजाज चल रहे थे, महमूद अहमदीनेजाद की हुकूमत थी, उस वक्त ईरानियन लीडरशिप की तरफ से काम और रिस्ट्रेंट का मैसेज आ रहा था। इस वक्त क्या बात की जा रही है कि these protesters are foreign mercenaries, these are terrorists, ये है वो है। इससे मुजाहिरीन और मजीद इम्बोल्ड। अच्छा, अभी आपको हमजा साहब लगता क्या है दोनों के पास ऑप्शंस क्या बचती हैं? जिस तरह से अभी आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की, हमें याद है कि पिछली बार जब ईरान पर धावा बोला गया था तो 2 हफ्ते का वक्त दिया गया था और फिर अचानक हमला हो गया था। तो इस बार भी कोई ऐसी स्ट्रैटेजी तो दिखाई नहीं दे रही कि उनको ये दिखा दिया जाए कि ऐसा कोई इरादा नहीं है और फिर अचानक धावा बोल दिया जाए। और इस बार खदशात तो आयतुल्ला खamenei की हिरासत के भी हैं, मेडोरो के अंदाज में, जिस तरह से वेनेजुएला के सदर को हिरासत में लिया गया है। तो क्या इस तरह की कार्रवाई का खदशा भी हो सकता है? दूसरी ऑप्शन ईरान के पास क्या है? एक तो वो कह रहे हैं कि फौरी तौर पे प्रीएम्प्टिव वो स्ट्राइक्स करेंगे मिडिल ईस्ट में भी, इसराइल के ऊपर भी, जहां पे इनकी इंस्टॉलेशंस हैं, जहां पे इनके अड्डे हैं, और जहां जहां पर वो समझते हैं कि उन्हें खतरा हो सकता है उसको निशाना बनाया जाएगा। तो दोनों के पास इस वक्त क्या ऑप्शंस दिखाई दे रही हैं आपको टेबल पे? मेरे ख्याल से अमेरिका अंडर डोनाल्ड ट्रंप के पास तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं। हमने देख लिया कि इंटरनेशनल लॉ के तो एक ब्रेजन डिसरिगार्ड है, और वो तो ओपनली ये कहते हैं कि मैं बैनुल अक़वामी कवानीन को तो मैं मानता ही नहीं हूँ, माइट इज़ राइट वाली सारी चीज़ें। तो ये जितने भी सिनारियोज़ का आपने जिक्र किया, डेफिनेटली पॉसिबिलिटी ज़रूर बनती है। आई थिंक सबसे बड़ा इशू ये आएगा कि ईरान कब तक जो है वो फायर करेगा अमेरिकन बेसिस के ऊपर, इजरायली बेसिस के ऊपर, क्योंकि ईरान खुद भी इकोनॉमिकली बहुत हद तक स्टाइफल हुआ है। वो बहुत हद तक रिलाई
है प्रॉक्सीज के ऊपर, हजबुल्ला के ऊपर, हमास के ऊपर, कि वो जाके अटैक्स करें और उनका जो एक एजेंडा है ईरान का, वो एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा को भरपूर तरीके से लेके आए। पर उसके लिए यू नीड टू हैव अ लेग टू स्टैंड ऑन। इस वक्त अगर तो ये सुप्रीम लीडरशिप इसको लोकलाइज्ड प्रॉब्लम के तौर पे समझ के प्रोटेस्टर्स को ब्लेम ना करें, को मुज़ाकराती कमेटी बनाएं, उसके अंदर जो है अपने अपने खदशात का इजहार दोनों तरफ से अगर हो जाए तो ये सिचुएशन डिफ्यूज हो सकती है। अभी ईरानी लीडरशिप ये जो बार बार बात करी है कि अमेरिकन स्पॉन्सर्ड कंस्पिरेसी होगी भी, पर उससे मसले का हल नहीं आपको नजर आ रहा होगा। और दूसरा ये है कि ईरान के पास ऑप्शंस तो काफी हद तक लिमिटेड है, अमेरिका के पास बहुत सारे ऑप्शंस है। आपको पता ही है कि जो वेनेजुएला एक नेट एक्सपोर्टर भी नहीं है drugs लेकिन का, अगर आप जो उन महदूद ऑप्शंस की भी बात करें हमजा साहब, जो ईरान के पास मौजूद हैं, अगर उसको ये महसूस होगा कि उनकी रजीम को ख़तरा है, उनकी गवर्नमेंट को, उनकी सलामती को ख़तरा है, तो फिर वो अपनी जितने भी पॉसिबल ऑप्शंस हैं हमले की, जवाबी कार्रवाई की सूरत में वो तो इस्तेमाल करेंगे। और वो कितनी भयानक हो सकती हैं, क्योंकि ख़बरें तो ये हैं कि वो पहले से ज़्यादा ख़ुद को स्ट्रेंथन कर चुके हैं अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी के अलावा। दीगर जो ऑप्शंस हैं, उनकी फ़िज़ाया की अगर बात की जाए, जो उनके तजुर्बात हो रहे हैं, जो उनकी एक्सरसाइज हो रही हैं, उसको देख के तो लगता है कि वो एक अच्छा खासा डैमेज दे सकते हैं इजराइल को या अमेरिकी जितने भी इंस्टॉलेशंस इस वक्त मिडिल ईस्ट में हैं। देखिए वो टेम्पररी होगा, वो कुछ हद तक वो ईरान कर सकेगा। पर आपने देख लिया है कि जो 2025 की अगर हम बात करें तो ईरान इसराइल की कशीदगी के अंदर इसराइल ने ज़्यादा डैमेज किया था ईरान को डोमेस्टिकली बनस्बत इसराइल। तल अवीव के अंदर 28 लोगों की वफात हुई थी, विच वाज अ बिग डील इन इसराइल, बट ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को टारगेट किया गया था। बहुत सारे और मसले मसाइल हैं। ईरान इस वक्त वो ठीक है ऑल आउट जा सकता है, रजीम की सर्वाइवल की बात है। उनकी सुप्रीम लीडरशिप से अगर आप बात भी करें तो वो ये कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऑक्यूपाइड रजीम को खत्म करेंगे, अमेरिकन बेसिस को अटैक करेंगे। पर आपको भी पता है कि डोनाल्ड ट्रंप कितने सेंसिटिव है अमेरिकन टैक्स पेयर्स मनी के ऊपर और अमेरिकन बेसिस के ऊपर। अच्छा, कि बहराम एयरबेस हमजा साहब, एक तो आप कह रहे हैं कि ये टेम्परेरी होगा, जो भी ईरान की जानिब से अटैक किए जाएंगे या जवाबी कार्रवाई की जाएगी वो टेम्परेरी डैमेज होगा, वो बहुत बड़ा कोई डैमेज नहीं दे सकेंगे। उनके अंदर इतनी कैपेसिटी मौजूद नहीं है कि अगर अमेरिका मैदान में उतरता है तो उसको जवाब दिया जा सके। लेकिन बैन अल-अक़वामी क़वानीन क्या कहते हैं? अगर किसी मुल्क के अंदर कोई अंदरूनी इंतशार है, खलफशार है, कोई सियासी तौर पर बहरान का शिकार है, तो कोई भी मुल्क क्या उसके ऊपर चढ़ दौड़ेगा, उसके ऊपर अटैक कर सकता है, उसके अंदर जो पॉलिटिशियंस हैं उनको हिरासत में ले सकता है। बैन अल-अक़वामी क़वानीन इस हवाले से क्या कहते हैं और क्या इस चीज़ की इजाज़त देते हैं अमेरिका को? नहीं, बिल्कुल नहीं देते। और अमेरिका को तो, जिस तरह मैंने पहले भी बात की है कि डोनाल्ड ट्रंप तो बैन अल-अक़वामी क़वानीन को मानते ही नहीं, इंटरनेशनल लॉ को तो वो मानते ही नहीं। पर इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है? इंटरनेशनल लॉ रिस्ट्रेंट की बात करता है, और अगर तो आपने किसी दूसरे मुल्क के ऊपर अटैक करना है तो उसके लिए सेल्फ डिफेंस का जो आर्टिकल 51 ऑफ यूएन चार्टर के अंदर लिखा है कि सेल्फ डिफेंस के लिए, और वो भी एक थ्रेट आपके लिए इमिनेंट होना पड़ेगा। एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मेरी तरफ आ रहा है और मुझे उसको वाइप आउट करने के लिए मैं फोर्स इस्तेमाल करूंगा। मुझे आप बताएं कि इजरायलियों ने तो अमेरिकन पीस मेकर्स को मारा हुआ है। निकोलस मडूरो ने किस अमेरिकन शहरी को मारा है? एक अमेरिकन शहरी का मुझे आप बताएं कि निकोलस मडूरो ने उनकी हलाकत की भी हो। बट दैट इज द वे इट इज। इमिनेंस के लिए होना चाहिए कि माइट इज राइट का जो कानून है वो नाफिज कर दिया अमेरिका ने। लेकिन रजा पहलवी का जो आपको कितने ऑप्शंस, कितने इम्कानात रोशन दिखाई दे रहे हैं कि वो रजीम चेंज की सूरत में कोई फ़ायदा हासिल कर सकते हैं? और क्या इस वक्त जो इंतशार है या एहतजाज है इसमें इतनी ताकत है कि वो मौजूदा हुकूमत को चलता कर सके? हमजा साहब देखिए, रजा पहलवी का ये है, मैं इसका एक एनालॉजी ड्रॉ करूंगा फैतुल्लाह गुलन के साथ जो तुर्किया के अंदर थे। उन्होंने भी इस तरह के इंतशार फैलाने की कोशिश की थी। खैर तुर्किया के अंदर तो एक मिलिट्री कू के तौर पे वो लेके आने की कोशिश कर रहे थे। ये लोग ऐसे लोग हैं जो बाहर बैठे होते हैं, डिसिडेंट्स होते हैं, सेक्युलर रजीम्स को मानते हैं। और रजा पहलवी का रजीम का मतलब है कि एक इजराइल फ्रेंडली रजीम आप लाना चाह रहे हैं अमेरिका की तरफ से। तो उनको तो सपोर्ट, वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होंगे इंतशार से, और वो इस चीज़ को अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखेंगे भी। और ईरानियन लीडरशिप को इस चीज़ का ज़रूर पता है, और अमेरिकन बैकिंग भी है, CIA फंडिंग भी है, मोसाद की फंडिंग भी है। तो डेफिनेटली ही विल बी इन अ वेरी वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। बट मैं बार बार कह रहा हूँ, डिस्पाइट अमेरिकन एजेंडा और नेफेरियस डिज़ाइंस, ईरानियन लीडरशिप को चाहिए कि वो इस मसले का सियासी और माशी हल निकालें, मुज़ाकरात करें और इस चीज़ को डिफ्यूज़ करें। अगर ये बार बार ब्लेम डिफ्लेक्ट करेंगे इंटरनेशनल पावर्स को तो फिर वो बहुत ज़्यादा इम्बोल्डन हो जाएगा। रजा पहलवी जैसे जो फिगर हेड्स हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, हम ज़रीफ़ा साहब जाते जाते ये भी बताइएगा कि अब निकोलस मडूरो के हवाले से क्या होने जा रहा है, क्योंकि उनका ट्रायल चलाया जा रहा है और वो भी अपनी कोर्ट्स के अंदर, जो कि वो कह चुके हैं कि वो बेगुनाह हैं और अपने ऊपर लगे हुए तमाम इल्ज़ामात को भी मुस्तरद कर चुके हैं। तो अब उनके हवाले से क्या होने जा रहा है?
देखिए यही होगा, न्यूयॉर्क के एक स्पेशल कोर्ट के अंदर आ जाएगा और कुछ हमारे एनालिस्ट जो हैं वो विदाउट बेसिस जस्ट बिकॉज जोरान ममदानी जो है वो मुसलमान है, वो न्यूयॉर्क के मेयर हैं, तो इस ट्रायल को रोक सकेंगे। दिस इज अ फेडरल सब्जेक्ट, फेडरल प्रोसिक्यूशन इस चीज़ की होगी। जी हाँ। पर मेरे ख्याल से ये ट्रायल ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आपको एविडेंस चाहिए। और अगर हम स्टैट्स के ऊपर जाएं तो स्टैट्स के ऊपर तो वेनेजुएला जो है वो कोई नेट एक्सपोर्टर नहीं है ड्रग्स का टू द यूनाइटेड स्टेट। कोलंबिया है, बोलिविया है, तो वो किस बुनियाद के ऊपर ये बात करेंगे वो देखना पड़ेगा। बट बेसिकली फेडरल प्रोसिक्यूशन होगी, पर उसके लिए एविडेंस चाहिए होगा। और ट्रंप के पास आपको पता है ना वो एविडेंस पे बिलीव करते ना वो बैनुल-अक़वामी कवानीन पे बिलीव, वो तो अपनी डोमेस्टिक कवानीन पे भी नहीं बिलीव करते। तो ये एक शैम ट्रायल जो है वो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स जो है वो उस चीज़ को जो है करार दे सकते हैं, जो अमेरिका की जस्टिस सिस्टम के लिए बहुत बड़ी एक ट्रैवेस्टी है। क्योंकि अमेरिका दावे तो करता है कि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर है, हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम बहुत ज़्यादा, बट आप एक फॉरेन लीडर को कैसे डोमेस्टिक लॉज के तहत आप प्रोसिक्यूट कर सकते हो जब ना तो वो कोई वॉर क्रिमिनल है। तो सबसे बड़ा वॉर क्रिमिनल तो नेतन्याहू खुद है, उसके खिलाफ तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जो अरेस्ट वारंट्स निकाले गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमजा रिफत हुसैन साहब, माहिर आलमी उमूर हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त हमारे पड़ोस में हमारे दोस्त इस्लामी मुल्क ईरान के अंदर हालात कशीदा हैं और लोग बहुत ज़्यादा मुश्तिल हैं उस एहतजाज की वजह से जो कि महंगाई की वजह से है, पैसा डिवैल्यू होने की वजह से है, आलमी सेंक्शंस, अमरीकी सेंक्शंस की वजह से ईरान इस क्राइसिस का शिकार है। लेकिन उसके अंदर एक अहम पहलू ये है कि तखरीबकार एलिमेंट उसमें शामिल हो चुके हैं, उसमें मुसाद और CIA के एजेंट्स शामिल हो चुके हैं, वो आज़ादी और लहदगी पसंद तहरीकें शामिल हो चुके हैं जो चाहती हैं कि इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए, मौजूदा हुकूमत को चलता किया जाए। और ये एक बेहतरीन वक्त हो सकता है अमेरिका के लिए, इसराइल के लिए कि वो इस वक्त धावा बोले। और ये यकीनी तौर पे पाकिस्तान भी सिचुएशन के ऊपर नज़र रखे हुए है, लेकिन दोनों फ़रीक़ैन जिसमें अवाम भी है और हुकूमत भी है ईरान की, अफ़ाम व तफ़हीम से मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात को हल किया जाए ताकि दुश्मन इसे फ़ायदा ना उठा सके।